आज की डेट में फिल्म मेकर्स बहुत कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। फिल्में कम बन रही है, प्रपोजल और प्रोजेक्ट ज्यादा बन रहे हैं। पहले तो किसी एक्टर की गाड़ी को पीछे से ठोक भी दिया सिग्नल में तो एक्टर उतरता था, लोग अरे एक्टर है और वो जाके झापड़ वापड़ मार देता था। फिल्म्स एंड टीवी एंड ओटीटी इज बीइंग मेड बाय लॉट्स ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू सी। इसीलिए फट करके फ्लॉप होती पिक्चर, टीआरपी आती नहीं। अरे कितना 40 करोड़ डूबा, अरे पिक्चर आ गई, आके चली भी गई, किसी को पता भी नहीं चला। कितनी सारी फिल्मों को प्रोजेक्ट किया गया है ओवर द इयर्स, कितने सारे हीरोज को, कितने सारे हीरोइंस को, कितने सारे डायरेक्टर्स को प्रोजेक्ट किया है कि दे वर सुपर हिट डायरेक्टर्स, दे वर सुपर हिट एक्टर्स, दे वर सुपर हिट फिल्म्स। जो सच्चाई ऐसी नहीं थी, अभी नई चीज चालू हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में फीडिंग होती है, फीडिंग का मतलब टिकटें खरीदते हैं। बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, एक राउंड टेबल इंटरव्यूज चाहिए। लेट्स टॉक सिनेमा। सिनेमा इज नथिंग बट एंटरटेनमेंट यार। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है द साजिद खान। साजिद सर वेलकम। लेजेंडरी होस्ट एंड दोस्त। मैंने बहुत बार ना कभी वेलकम, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त, ऐसे मैंने बोला। फिर बोला यार मैंने कहाँ सुना है सालों। आज जब आप आ रहे थे मैं ऐसे ही स्टडी कर रहा था और फिर मैंने देखा कि ये आप बोलते थे। ये मैं काश मेरे ट्रेडमार्क कर देता क्योंकि मैं अभी देखता हूँ यूट्यूब पे कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो बोलते होस्ट एंड दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। ये मैंने पहली बार मिठी बाई कॉलेज में बोला था 1989 में। हाँ, FIJC साल में जब मैं डीजेइंग करता था। लंबे बाल थे, गंजी पहनता था, एकदम सुखड़ा था मैं, और पूरे एरिया को लगता था सज्जू ड्रग्स करता है। मैं ड्रग्स नहीं करता था। मैं बोलूं पतला क्यों हो गया था मैं? 16-17 साल की उम्र पे पिंपल्स निकल आते थे। करेक्ट। तभी ऐसा लगता था पिंपल्स आएंगे तो लड़के हमारी तरफ देखेंगे। करेक्ट। तो मेरे एक दोस्त ने बोला यार तेल का खाना एकदम बंद कर दे, मीठा खाना एकदम बंद कर दे, इनफैक्ट कुछ खाई मत तो स्किन क्लियर हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने ले लिया था कि यार पिंपल अगर निकालना है तो तेल का खाना मत खाओ, खाना कुछ मीठा मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। तो मैं ना सुखड़ा होते गया था। अरे वहाँ का और पूरे एरिया को हाँ सज्जू ड्रग्स कर रहा है। तो मैंने आज तक शराब नहीं पी। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं ना? हाँ मेरे को याद है, करे अपन लंदन में थे, टच नहीं किया मैंने शराब। लेकिन भाई एक बात कहनी, नाराज है यार। कृष्णा कश्मीरा उस दिन शूट पे थे, कहते हम तो कल जा रहे हैं, हमारा शो इनवाइटेड है हम। एक स्टैंड अप का बॉलीवुड का इतना बड़ा शो हुआ और जो स्टैंड अप करते हैं आपने उनको ही नहीं बुलाया, ऐसा क्यों सर? हमने आपको AC एक डबल चलाया है, कप चाय भी दी है, सबसे चाय नहीं कॉफी। हाँ देखो वो भी ल्यूक वार्म। हमें क्यों नहीं बुलाया? और एक सेकंड। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं भारती के बारे में। भारती इतनी बिजी है यूट्यूब के साथ, लाइव इवेंट्स के साथ, अपने पति के साथ पूरे वर्ल्ड में छुट्टियां करती है, बच्चे को संभालती है। मैंने इसको 4 मैसेजेस किए, 4 बार फोन किया, इसने मेरे को दिखाया। हाँ, नंबर सेव भी नहीं किया था तूने। हाँ, पर मैं ये बात तो फिर तू बोल रही मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुझे बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? कबूतर भेजूं? मैं तेरे प्रति कितनी ईमानदार हूँ, अनजान आदमी का फोन नहीं उठाती और ना ही मैसेज का जवाब देती हूँ। अरे बट मैं अनजान आदमी थोड़ी ना, मैं तो तेरा पर आपने हमारा रिश्ता बड़ा भाई हूँ यार। पर मेरे को पता नहीं क्यों नहीं पता चला। गोले के साथ कोई मतलब ऐसा था, गोला और हर्ष मेरे पास है तो मुझे कोई फोन ही नहीं कर सकता। फोन खाली व्लॉग बनाने के लिए उठाती है और फिर रख देती। हाँ बट ये काम के फोन कभी नहीं उठाते। आज की डेट में जो सोशल मीडिया और फोन से थोड़ा दूर रहना, मन की शांति मिलती है। नहीं सीरियसली। लेकिन ये आपने जो बोला कि आप पहले पतले हो गए थे फिर, लेकिन आजकल तो लोग वही इंजेक्शन से, ओज़ेम्पिक से तुरंत पतले हो रहे हैं। तो बहुत बोलबाला है। और ओज़ेम्पिक मैंने जहां तक मैंने सुना है वो खाली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। हाँ जिसको डायबिटीज, वो एक्चुअली डायबिटीज रिवर्सल के लिए इंजेक्शन बनाया गया, ऐसे मैंने जो रिसर्च किया। सर मुझे फिर उससे क्या होता है? लेकिन उससे ये होता है कि आपकी भूख मिट जाती है और आपके खाना खाने की क्षमता 90% मर जाती है। तो अगर आप दिन में 1000 कैलोरी खाते थे, अब आप दिन में 150-200 कैलोरी खाओगे, खाना खाने का मन ही नहीं करता। यू लूज योर एपेटाइट। इट्स लाइक वाचिंग अ बैड फिल्म, यू नो, इट्स लाइक वाचिंग हिम्मत वाला इन द थिएटर्स। उसके बाद 3 दिन तक कोई खाना नहीं खाता है। तो ऑज़ेम्पिक यही है। और आजकल देखो जिसको देखो लगा रहा है, जिसको देखो लगा। पर सर मैं एक पूछा, साइड इफेक्ट तो नहीं है ना कोई? साइड इफेक्ट यही है ना कि आप पतले हो जाते हो। होंगे नहीं साइड इफेक्ट थोड़ी अच्छी बात है नहीं है। अरे बट फिर आदत लग जाती है ना। अच्छा आपको डायबिटीज है तो आप लगाओ ना, बिना डायबिटीज की भी लोग लगा रहे पतला होने के लिए। और पूछो कैसे पतले हो रहे? योगा, जॉगिंग, सुबह आई एम ईटिंग ओनली ग्रीन सैलड्स। झूठ। हाँ, मैं अभी कुछ अंग्रेजों के इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी उन्होंने इतनी तारीफ की है इस ड्रग की। मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो मिरेकल ड्रग है, मैजिक ड्रग है, ये है वो है। बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होते ही होंगे। भारती को भी लोग बोलते हैं कि यार इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड फॉर योरसेल्फ। अभी हम परफ्यूम क्यों लगाते? टू फील गुड फॉर आवरसेल्व्स। तो अगर आप ड्रग लगा रहे हो, लीगल ड्रग है, पतला होने का ड्रग है, और आप पतले हो रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, बट उसमें क्या है ना, मसल मास कम हो जाता है तो आप ओवरऑल पतले होते हो। उसके बाद आप जिम जाओ भी तो भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी क्योंकि आप ओवरऑल पतले होते जा रहे हो, क्योंकि आप खाना कम खा रहे हो ना।
सही बात है, प्रोटीन। और बेस्ट चीज है, एक इंजेक्शन लगाया आपको भूख नहीं लगेगी। और लेकिन यही है कि हर एक जो मोटा होता है उसको ऐसा होता है कि यार एक बार जीवन में पतला होना है, और जो पतला होता है उसको ऐसा होता है कि एक बार जीवन में बॉडी बिल्डर होना है। हाँ करेक्ट है। कहीं ना कहीं उसके एंड नहीं है, वो लोग यहीं पे हैं, वो यहीं पे है। जिसको पतले को बॉडी बिल्डर होना है और मुझे नहीं एक सेकंड, बट तू पहले से बहुत पतली हुई है, कहीं तूने तो अरे नहीं सर, नहीं Ozempic। यही मेरे ओजेम्पिक है, ये लंबा वाला है, ओलंपिक है। यही लगते रहते हैं मुझे। लेकिन मुझे बताओ ये शो क्या था? हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, ये एक शो। हाँ, मैं लास्ट ईयर मैंने इसके 2 शोज किए थे, एक दुबई में किया था, एक कनाडा में किया था। कनाडा में इनफैक्ट 2 किए थे। और ये शो था कि मेरे हिसाब से इतनी मिस रिप्रेजेंटेशन है बॉलीवुड के बारे में। मैं तुम लोगों को एक पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। तो मेरे फादर एक फिल्म मेकर थे, 50s और 60s में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाते थे, छोटी बजट की, तभी बी ग्रेड फिल्में बोली करती थी उनको। दारा सिंह साहब, हमारे दारा सिंह साहब, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट दारा सिंह साहब के साथ मेरी फादर बहुत फिल्में बनाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में। और फारा तभी पैदा हुई थी, तो मेरे फादर बहुत सारी फिल्में बना रहे थे, हिट फिल्म बना रहे थे। जिस साल मैं पैदा हुआ था मेरे फादर ने अपनी फर्स्ट फ्लॉप बनाई थी। तो मेरा जन्म फ्लॉप के साथ हुआ था। मैंने बताया था ये इतने। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये होता था कि प्रोड्यूसर जो होता था, बैंक्स तो होते नहीं थे पैसे डालने को, या इंडस्ट्री को रिकग्निशन एज एन इंडस्ट्री नहीं मिलता था, कॉर्पोरेट होते नहीं थे, तो एक प्रोड्यूसर अपने घर के पैसे एक पिक्चर में लगाता था। अगर कुछ कमाए तो एक गाड़ी फ्लैट वैट खरीद के फिर से पैसे दूसरी पिक्चर में लगा देता था। अगर पिक्चर में टूटा और पिक्चर फ्लॉप हुई तो पैसे तो जाते थे, वो गाड़ी फ्लैट भी चले जाता था। हाँ, तो हमारे 4 फ्लैट थे। 4 फ्लैट से करते 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 3 साल में हमारे 1 फ्लैट आ गए, और वो 1 फ्लैट फिर हम शिफ्ट हो गए एक चौल में, हाँ नेहरू नगर, जो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लेकिन एक झोपड़पट्टी एरिया है, वो पीछे पूरा शिवाजी नगर बहुत बड़ा। तो मैं जब छोटा था तो मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, क्योंकि मेरे फादर ड्रिंकिंग करने लग गए थे, इसीलिए मैं आज तक शराब नहीं पीता हूँ। क्या बात कर रहे थे? इसीलिए मैंने आज तक कभी शराब नहीं पिया। मेरी मदर की सिस्टर्स कौन, हनी ईरानी, डेजी रानी, जो चाइल्ड एक्टर्स थे, बड़े सक्सेसफुल थे। हम लोग आधे पारसी हैं, हम लोग पारसी, आधे पारसी। हनी आंटी की शादी किससे हुई थी? सलीम जावेद के जावेद अख्तर। फरहान जोया मेरे कजन है, करेक्ट है। डेजी आंटी की शादी हुई थी के शुक्ला से। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, के शुक्ला, नंबर 1 राइटर ऑफ ऑल मनमोहन देसाई मूवीज, लेजेंडरी राइटर। अमर अकबर एंथनी से लेके, धर्मवीर से लेके, परवरिश से लेके, उसके बाद कुर्बानी से लेके, जांबाज से लेके, प्रोफेसर प्यारेलाल से लेके, तू नाम ले ले, 70s की सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म के शुक्ला। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में 2 दिग्गज राइटर, सलीम जावेद और के शुक्ला। करेक्ट। तो हम लोग मैं जब 7 साल का था, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, तब फारा और मैं जाके हमारी आंटीज के साथ रह रहे थे, वो पारसी बिल्डिंग में। हनी आंटी के साथ? हनी आंटी के साथ, डेजी आंटी के साथ। हनी आंटी का बंगला तो बैंड स्टैंड में था, तो 3-4 महीने वहां रहते थे, फिर डेजी आंटी के साथ रहते थे। लेकिन मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था एज अ 7-year-old चाइल्ड, क्योंकि मेरा मामा, जो सगा मामा है, मम्मी का ब्रदर, जो पारसी है, वो कन्वर्ट होके मुस्लिम हो गए थे। मेरी नानी कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गई थी, और के अंकल हार्डकोर पंडित थे। तो मैं इनके साथ बहुत वक्त बिताता था एज अ चाइल्ड। तो कभी चर्च चले जाता था, कभी कोई मुझे नमाज सिखा रहा है, तो कभी मैं गीता का पाठ पढ़ता था बैठ के इनके साथ। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तो 7 साल की उम्र में मैं बड़ा कंफ्यूजन में था कि यार कि मैं कौन हूं। तो एक दिन मैंने अपने डैड को पूछा था, हफ्ते में, महीने में 2 या 3 दिन फारा और मैं अपने डैड के साथ आके रहते थे जू साइड पे, वो शिवाजी नगर पे, नेहरू नगर में। तो मैंने अपने डैड को पूछा था, 7 साल का बच्चा, पापा मेरा रिलीजन क्या है? Am I Hindu? Am I Muslim? Am I Christian? Am I Sikh? Am I Parsi? What am I? तो मेरे बोले, why you asking this? तो I said, what is my religion, पापा? तो मेरे डैड ने अपना ड्रिंक ऐसे नीचे रखा और मेरे को ऐसे साइड में ले गए और विंडो से ना सामने लीडो सिनेमा दिखाया, जो अभी है SNDT के सामने वापस खुला है। वो बहुत बड़ा सिनेमा था। इसे वो दिख रहा है तेरे को सामने? ऐसे वो क्या है? इसे वो लीडो सिनेमा है। ऐसे अच्छा, तो वहां पे देखो पिक्चर दिखाने लेके गया था ना मैं। ऐसे हाँ मुझे याद है। इसे आज से तेरा रिलीजन वो है। माय गॉड, ये मेरे फादर ने मेरे दिमाग में डाला था। ऐसे बट सिनेमा मेरा रिलीजन? पापा बोलता है बेटा सिनेमा को अपना रिलीजन बना, क्योंकि वो एक ही जगह है जहां पे अलग अलग धर्म के लोग साथ में बैठ के एक इमोशन देते हैं। साथ में ताली मारते हैं, साथ में सीटी मारते हैं, साथ में रोते हैं, साथ में हंसते हैं, और किसी को मालूम नहीं कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब एक इमोशन फॉलो करते हैं। तो 7 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि देयर इज नो रिलीजन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट सिनेमा।
तो मैं बचपन से सिर्फ मेरे लिए जो पर्दे पे मेरा 1-to-1 कनेक्ट था, राइटिंग से, फिल्म मेकिंग से, एक्टर्स से, सिनेमाटोग्राफर्स से, बैकग्राउंड म्यूजिक से, मेरे लिए वो एक्चुअली वाज गोइंग टू लाइक रिलीजियस प्लेस ओनली, समझ रहे? और जो रियल लोग थे मेरे लिए, वो मेरे लिए वर्चुअल रियलिटी हो गए थे सिंस चाइल्डहुड। तो इसलिए फिर मुझ पे अलग अलग किस्म के मतलब लोग बोलते थे इसको तो एटीट्यूड है, ही सीज टू, बट मेरे को एटीट्यूड नहीं था। मेरे लिए everything that was said in cinemas and movies was the reality. रियल लोग मेरे लिए उतना मायने नहीं रखते थे जितना से, तो मैं सिनेमा को प्यार करता था, सिनेमा को वर्शिप करता था, सिनेमा की आलोचना करता था। जब आपका 1-to-1 कनेक्ट होता है, इसीलिए मेरे सारे शोज टेलीविजन पे 90s में फिल्म बेस्ड थे, और जब टीवी पे आते थे वो फिल्म बेस्ड शो दिख के पिक वो कहने में क्या अर्ज, तो फिल्म इंडस्ट्री शॉक हो जाती है, ये कौन है, ये मजाक कैसे उड़ा रहा है लोगों का, ये कैसे कॉमेडी कर रहा है, ये तारीफ कर दिया इसने यार, इसने ओपन चैलेंज किया कि ये पिक्चर नहीं चलेगी और नहीं चली, इसने तो सीधा बोल दिया कि ये पिक्चर का सेकंड हाफ में गलती हो रही है। बाबा मैं रिव्यूज भी करता था पिक्चरों के। अच्छा, मैं हर पिक्चर की टिकट कलेक्ट करके रखता था। आज भी 4 बजे का था, मैं 3:55 को यहाँ पहुंचा। क्यों? मेरी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा है कि ये आदमी टाइम पर आता है और टाइम से पहले आता है। इसके पीछे भी सिनेमा का है कि अगर 12 बजे का शो है तो मैं 12:05 को नहीं जा सकता, मुझे कैसे भी करके 11:55 तक सीट में बैठना ही है, वरना मैं देख नहीं सकूंगा पिक्चर। आज की डेट में तो अलग बात है, मल्टीप्लेक्स में तो 20-20, 30-30 मिनट के ऐड चलते हैं। नहीं चल जाते यार, मुकेश अब नहीं रहा। बाकी 12 बजे का शो मतलब 12 बजे चालू पिक्चर। हाँ, यही होता था। इतने एड्स, वही ना, एंड यू आर पेइंग फॉर दोस एड्स एक्चुअली। एग्जैक्टली, हाँ एड चलते रहते फिर पिक्चर दिखा देते थे। तो जब ये स्टैंड अप कॉमेडी शो का फॉर्मेट में बना रहा था, तो मैंने यही सोचा कि यार why don't I take, I'm known for making people laugh. Let me make people laugh, but let me give them little, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं मैं उनको, जो चीजों के बारे में वो नहीं जानते थे और इतनी सालों से उन्होंने गलत सुन के रखा था। और मैं ओपनली, मतलब अभी गूगल पे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गूगल का ना अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना सर, कि गूगल में एक टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है और उसको बहुत लोगों ने देख लिया है तो अब क्योंकि हम कभी भी सर्च मारेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि एल्गोरिदम को वो सपोर्ट करता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोगों को कभी फिल्म की रिलीज अगर जाननी है ना, कि ये पिक्चर कौन से दिन रिलीज हुई थी और कौन से साल में रिलीज हुई थी ना, और डेट क्या था ना, प्लीज विकिपीडिया और गूगल पे मत देखना, बिकॉज विकिपीडिया और गूगल सेंसर की डेट डालते हैं। अच्छा, ये सेंसर हुआ था 25 जनवरी को, लेकिन फिल्म तो रिलीज हुई थी 14 फरवरी को। हाँ, तो वो लोग सेंसर सर्टिफिकेट की डेट डालते हैं, और कोई भी फिल्म जब सेंसर सर्टिफिकेट की डेट मिलती है तो उस दिन तो रिलीज नहीं होती है, मिनिमम 1 हफ्ता पहले सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है। करेक्ट। तो ऑल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो सब मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेटेड ही आपसे मैं बोल रहा हूँ कि 60-70% करेक्ट भी है और 40% थोड़ी सी मैनिपुलेटेड भी है। यू नो कि यार ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, क्या सिल्वर जुबली हुई थी? नहीं, वो पिक्चर फ्लॉप थी। और कितनी सारी फिल्में जो आपको ऐसा लगता है तो फ्लॉप थी, वो ब्लॉकबस्टर थी। अरे बाप रे। सर बताइए ना कोई ऐसी फिल्म या जिसके बारे में लोगों की परसेप्शन। एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो शोले का नाम सुना है हम सब ने। अब शोले लोग बोलते हैं कि यार फर्स्ट वीक में तो फ्लॉप थी पिक्चर। हाँ। जो बात बिल्कुल झूठ है। क्या बात कर रहे हो? शोले के पीछे क्या था ना कारण, शोले जब लॉन्च हुई थी 72 में, 75 में आई थी, 3 साल लगे थे पिक्चर को। अच्छा, 3 साल। और डैनी डेंजोम्पा ओरिजिनल गब्बर सिंह था उसमें। ओ, अमजद खान नहीं थे। हाँ, मुहूर्त पे डैनी डेंजोम्पा सबकी फोटो है। अच्छा, मुहूर्त पे फोटो, मतलब उस हद तक थे वो। हाँ हाँ, बट फिरोज खान साहब तभी गॉडफादर फिल्म का वर्जन बना रहे थे जिसका नाम था धर्मात्मा। हाँ, जिसमें प्रेमनाथ थे धर्मात्मा। उस पिक्चर में अफगानिस्तान की शूटिंग में डैनी डेंजोम्पा विलन है, तो वो डेट्स क्लैश हो रही थी, तो ही डिड नॉट लेट गो ऑफ डैनी डेंजोम्पास डेट्स, तो दैट्स व्हाई डैनी डेंजोम्पा कुड नॉट डू शोले। और अमजद खान साहब को शोले मिली, जो अमजद खान साहब की पहली पिक्चर भी नहीं थी। अच्छा, पहली नहीं थी? नहीं, उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी हिंदुस्तान की कसम। लोग बोलते पहली फिल्म उनकी ये वही तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, और प्लस ये शो में क्या कॉमेडी तो होती है। करेक्ट। ऐसी इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अमजद खान की पहली पिक्चर थी हिंदुस्तान की कसम, जिसमें उन्होंने विक्की कौशल का रोल किया था राजी वाला। आलिया भट्ट की राजी सेम स्टोरी पे बेस्ड थी, हिंदुस्तान की कसम, इंडिया पाकिस्तान वो वॉर है। हाँ, राजकुमार साहब, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, वो गाना सुपर हिट था, चेतन आनंद साहब ने बनाई थी। हिंदुस्तान वही लाइन थी, मतलब वो एक सिमिलर स्टोरी। हाँ, स्पाइज एंड ऑल ये वो। एनीवेज दैट वाज, एनीवेज कमिंग बैक, तो लोगों को ऐसा लगता था कि शोले फ्लॉप है फर्स्ट वीक में। जो कोई कुछ भी बोल दे, हाउ डू यू कॉल अ फिल्म अ फ्लॉप
अगर हर सीट आपकी हर सिनेमा में ऑल ओवर इंडिया फुल है। डिप्रेसिंग लगी थी लोगों को शोले उस वक्त, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, उस तरह का सिनेमा उन्होंने देखा नहीं था। हाँ, बहुत नया सिनेमा था, सही कहा। मेरा दोस्त है बमन ईरानी, वो भी मेरे जैसे फिल्म का पागल है, पागल मतलब हम लोग आधे पारसी है ना, तो मतलब फिल्मों के मतलब हमारा तो जीवन फिल्म है, सिंगल स्क्रीन। वो अपना जूम मीटिंग करते हैं बोमन सर, जिसमें बहुत राइटर्स को वो समझाते हैं, ही इज लाइक गॉड। एनीवे, शोले की बात छोड़ दे, मैं बमन की इसलिए बात कर रहा था कि बमन को मैं पूछा था, बमन 1975 15 अगस्त को तूने देखी थी? ही सेड मिनर्वा में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। मुझे याद है जब मैं 4 साढ़े 4 5 बजे थिएटर से बाहर निकला था तो सन्नाटा था, ऑडियंस थिएटर के बाहर ऐसे निकली थी जैसे मैयत पे जा रही है। क्योंकि इतना हीरो को चढ़ाया फिर नहीं, उन्होंने ऐसा सिनेमा देखा नहीं था पहले कभी। शोले जैसी टेक्निक इंडिया में आई नहीं थी, उस तरह का विजुअल, उस तरह का साउंड कभी आया नहीं था। शोले एक उस वक्त जो फॉर्मेट था, हर पिक्चर में लॉस्ट एंड फाउंड होता था और हर पिक्चर में पिविटल कैरेक्टर मदर का होता था। शोले में मदर ही नहीं है। शोले में जो प्रोटैगनिस्ट है संजीव कुमार, उसके हाथ नहीं है, वो पैरों से विलन को मार रहा है और उस विलन को मार रहा है जिससे सबको मारा है, और विलन मर रहा नहीं है, पुलिस आके पकड़ के ले जा रही है। तो लोगों, जब सन्नाटा हुआ था तब वो शॉक वैल्यू अंदर लोगों में कि क्या देखा हमने, हमको वापस देखनी, हमको वापस देखनी, हमको वापस देखनी। तो शोले कभी फ्लॉप थी नहीं। बात मैं शोले की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शोले के बाद सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म आई थी शान और विलन शाकाल। करेक्ट, हाँ करेक्ट, विलन शाकाल, जो आई थिंक संजीव कुमार साहब पहले प्ले करने वाले थे, हाँ, बट ही रिफ्यूज टू गो बॉल्ड, तो उन्होंने कुलभूषण करबंदा को लिया था। कुलभूषण करबंदा जो शान फिल्म में थे, शान भी उनकी पहली पिक्चर नहीं थी, वो पंजाबी एक्टर थे। कुलभूषण करबंदा जो ऐसे बात करते थे, कुलभूषण मुझे यार हमने बड़ा कॉमेडी में बॉर्डर फिल्म में संदेश से ही इज द ओनली ऑफबीट डांसर जो ऑफबीट डांसर। भागीराव जी जो खाना बनाते हैं, मैंने वो शॉट देखा है, जो आप जिस शॉट की बात कर रहे हो वो वाला ऑफबीट डांसर भारती, वो शॉट यार बहुत कमाल है, वो शॉट देखना, क्या नाचे हैं। तो सच्चाई ये है कि लोगों ने बोला था यार शान फ्लॉप हो गई, शान फ्लॉप हो गई। 3 करोड़ के बजट में बनी थी शोले, और शोले का लाइफ टाइम बिजनेस उस वक्त वाज क्लोज टू 25 करोड़। 25 करोड़, वो भी वो टाइम, जब एवरेज टिकट रेट ऑल ओवर इंडिया थी 1 रुपया 2 रुपया एवरेज। सिटीज में 4-5 रुपया होती थी, बट एवरेज पकड़ो तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10-12 करोड़ लोगों ने देखी होगी वो फिल्म। शोले हाईएस्ट, आई थिंक मेरे हिसाब से हाईएस्ट है। अब 5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में बनी है शान, इतनी बड़ी फिल्म। शान ने सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज किया, इंडियन सिनेमा को, क्योंकि जब शोले की टीम शान बनाने जा रही थी, फॉरेनर टेक्नीशियंस आएंगे, जेम्स बॉन्ड किस्म का एक्शन होगा, एकदम अलग होगी शोले से। शोले प्योर रस्टिक विलेज, शान एकदम सिटी, नाइट टाइम, कार्स, गन्स, स्काईस्क्रेपर्स, पूरा जेम्स बॉन्ड, यू नो, ग्लैमरस कपड़े, ग्लैमरस लुक्स, विलन भी ग्लैमरस कुछ करेगा सूट नहीं, पहन के, हाँ, डॉक्टर नो की तरह दबाएगा अपने जजीरा पे बैठ के, हेलीकॉप्टर में उसके 4 लोग सूट पहन के आ रहे हैं, सांबा चार सांबा सूट पहन के आ रहे हैं। वाओ मैन। तो लोगों को लगा यार हमको भी ये बनाए, तो मनमोहन देसाई साहब ने फिर नसीब शुरू की, 3 करोड़ रुपए की बड़ी पिक्चर। अली बाबा 40 चोर FC मेहरा साहब ने शुरू की। अच्छा, तो ये वही दौर है जो आज हम देख रहे हैं। प्रोफेसर प्यारेलाल लंदन में शूट होगी, धर्मेंद्र साहब के साथ ब्रिज साहब ने बनाई थी, कि मल्टी करोड़ फिल्म, तभी मल्टी बर्निंग ट्रेन, मल्टी करोड़ फिल्म। ये इफेक्ट था शान का, कि शान जब लॉन्च हुई थी कि यार शिट, रमेश सिप्पी इज गोइंग टू डू इट अगेन, सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, यू नो, शत्रुघ्न सिन्हा, माय गॉड, बड़ी फिल्म। और लोगों ने बोला शान फ्लॉप हो गई। शान का बिजनेस इन द 80s 10 करोड़ रुपए का था, तो 4 करोड़ की लागत की फिल्म अगर 10 करोड़ करती तो फ्लॉप कैसे हो सकती है? 10 करोड़ रुपया कमाया था वो टाइम अप्रोक्सीमेटली, रीरन्स पकड़ के। तो मेरे हिसाब से इतनी मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना भारती, कि हम बोलते हैं कि यार तुझे और मुझे एक पिक्चर अच्छी नहीं लगी है, नहीं अच्छी लगी, इसको अच्छी लगी, तो क्या हम उस पिक्चर को फ्लॉप बोलेंगे या बोलेंगे मुझे अच्छी नहीं लगी? करेक्ट। तो लोगों को लगता है कि हमें अच्छी लगी थी ये फ्लॉप, क्योंकि आज सबके पास जबान है ना, मतलब आज सबके पास एक मीडिया। नहीं, मिस इंटरप्रिटेशन है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं ना, पूरी दुनिया किस पे चलती है? नंबर्स पे। करेक्ट। तो नंबर्स अगर बैरोमीटर होता है तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता है कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ। उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से हिट और फ्लॉप माना जाता है।
करेक्ट। और वो चाहे आज भी हो, कल भी हो, परसों भी हो, ये तो और नंबर्स तो पूरी दुनिया नंबर्स में ही घूमती है ना। तो माय पॉइंट इज कि कितनी सारी फिल्मों को प्रोजेक्ट किया गया है ओवर द इयर्स, कितने सारे हीरोज को, कितने सारे हीरोइंस को, कितने सारे डायरेक्टर्स को प्रोजेक्ट किया है कि दे वर सुपर हिट डायरेक्टर्स, दे वर सुपर हिट एक्टर्स, दे वर सुपर हिट फिल्म्स, जो सच्चाई ऐसी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप दोनों को पूछूं कि 70s का सबसे बड़ा हीरो कौन था? अमिताभ बच्चन। मतलब अमिताभ बच्चन, और उसके साथ बहुत सारे 70s के ब्लॉकबस्टर अगर कोई हीरो माना जाता था ना, वो धर्मेंद्र साहब थे बॉक्स ऑफिस के। और अगर उनसे भी बड़े एक्टर डायरेक्टर हीरो कोई थे, द नंबर 1 ऑफ ऑल टाइम्स, वो मनोज कुमार साहब थे, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ। गॉड ब्लेस हिज सोल। हाँ यार, हाँ, मैं उनके घर पे था, उनकी फोटो देखकर मैंने ऐसा माथा ऐसा नीचे रखा था, बिकॉज मनोज कुमार साहब ने इतने सारे फिल्म मेकर्स को कहीं ना कहीं अपनी हर फिल्म में सिखाया है। और मैं ओपन चैलेंज करके बोलता हूं कि जितने भी सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स हैं 90s, 2000, 2010 के, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई सीन में प्रेरणा मनोज कुमार साहब से ली है। वाह। एक साल में 10 साल में अगर 7 ब्लॉकबस्टर मारे एक आदमी, हर साल की एक सबसे बड़ी हिट मनोज। सर ब्लॉकबस्टर किसको बोलते हैं? मतलब कि कितना क्या कुछ, क्योंकि बहुत जैसे अभी ये यंगस्टर्स को ना मनोज कुमार सर की लेगेसी अभी तक बहुत कम लोगों को पता होगी। और मैं ही अपने शो पे मनोज कुमार साहब की एक फिल्म थी क्लर्क, उसका मजाक उड़ाता था। हाँ, मैं ही मजाक उड़ाता था। हाँ, तो मनोज कुमार साहब से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। मैं तो ऐसे सॉरी पंडित जी करके बुलाते थे, उनके पाँव छूता था मैं, उनको बहुत बार जाके घर पे भी मिलता था मनोज कुमार साहब को। आप लेकिन क्योंकि वो बाय मिस्टेक कॉमेडी फिल्म बनाई थी उन्होंने, सीरियस फिल्म क्लर्क, बट वो काउंट नहीं कर सकते। उनका बॉडी ऑफ वर्क अगर आप 70s में देखो और 60s में देखो, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम्स, प्लस द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म मेकर ऑफ ऑल टाइम्स। सक्सेसफुल? यस सर, यस सर। सर फिल्म मेकर अमिताभ बच्चन की स्टारडम 78 से शुरू हुई। अच्छा। मुकद्दर का सिकंदर, उससे पहले अमिताभ बच्चन वाज अ स्टार बट नॉट सुपरस्टार। बट शोले के आने के बाद स्टार। जंजीर के बाद स्टार नहीं थे वो। जंजीर के बाद तो 11वीं 12वीं फ्लॉप के बाद तो जंजीर आई थी उनकी, कि लोगों ने पहचानना शुरू किया अमिताभ बच्चन को। हाँ, ही इज अ हीरो है। उसके बाद हेरा फेरी आई, खून पसीना आई, डॉन आई, दीवार आई, ये सब पिक्चरें आई। डॉन तो 78 में आई थी, बट मुकद्दर का सिकंदर वो साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई थी। देवदास, मुकद्दर का सिकंदर, सलाम में इश्क मेरी जान, करेक्ट है। मुकद्दर का सिकंदर का स्क्रीन प्ले अमंग वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्लेज। ये इससे प्यार करता, ये इससे प्यार करती, ये इससे प्यार करता, ये इससे प्यार करती, ये इससे प्यार करता, और प्रकाश मेरा बॉक्स ऑफिस से प्यार करता है। क्या बात है। वो पिक्चर के बाद 1978 से लेके 1995-96 तक अमिताभ बच्चन was नंबर 1 to 11। फिर 11वें और 12वें नंबर पे दूसरे आते थे। वो उनकी स्टार्टअप थी। मतलब उनकी स्टार्टअप इतनी बड़ी हो गई थी 80s में कि बकवास से बकवास फिल्में जो हमको भी उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी और हम तो फैंस थे, वो भी हिट हो जाती थी, क्योंकि लोग फिर फिल्में देखने नहीं जाते थे, अमिताभ बच्चन को देखने जाते थे। जब वो सुपर स्टारडम आता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन साहब के बाद अगर किसी का ऐसा आया है तो सुपरस्टार रजनीकांत साहब का आया, चिरंजीवी साहब का है साउथ में, यहां पर सलमान भाई का आया, कि लोग उनको देखने जा रहे हैं, फिल्म नहीं। तो इनका प्रॉब्लम क्या होता है, वो सुपरस्टारडम इनका दुश्मन बन जाता है। ये कभी और कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते, ये कोई भी कैरेक्टर प्ले करेंगे ऑडियंस रिजेक्ट करेगा कि नहीं हमको तो सलमान खान देखना है या हमको तो स्टार देखना। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये अपने सुपरस्टारडम में अभी स्लेव टू देयर ओन सुपरस्टारडम हो गए, तो अगर ये सिमिलर टिपिकल कैरेक्टर करेंगे जो इनके फैंस देखना चाहते हैं, तो फैंस बोलते हैं ये तो हमने आपकी लास्ट 4 पिक्चरों में देखा, अभी कुछ नया करके दिखाओ। करेक्ट। तो यहां से कान पकड़ो, यहां से कान पकड़ो, कान ही पकड़ना है सुपरस्टारडम में। और सुपरस्टारडम में एक अलग ही बात होती है, देन यू बिकम लार्जर देन लाइफ। वो तो है यार। फिर आपके फैंस नहीं होते, फिर आपके भक्त होते हैं। सच में ऐसे भक्त होते हैं? ऑफ कोर्स। अमिताभ बच्चन साहब 1982 में जब हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे थे, कूली पे जो इंसिडेंट हुआ था, भारती तू तो शायद पैदा भी नहीं होगी उस वक्त, लेकिन मैं उस वक्त 10-11-12 साल का था। एवरीडे न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ आती थी, रस्तों पर हजारों लोग, मतलब हॉस्पिटल के बाहर खड़े। एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च, एक गुरुद्वारा, एक ऐसी रिलीजियस प्लेस नहीं थी जो भरे भी नहीं होते थे लोगों से, उसके लिए प्रे कर रहे होते थे अमिताभ बच्चन के लिए। वाह।
क्या बात है यार। और ये चीज आज तो हम एक्सपेक्ट मतलब आज तो सोच भी नहीं सकते, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी होता है सबको पता लगता है। उस दौर में 1000 आदमी को इकट्ठा करना, जब फोन नहीं होते थे, वो सारी चीजें करना बहुत बड़ी बात है यार। ऑफ कोर्स, बिकॉज उस वक्त बोलते थे कि देश में 3 सुपरस्टार है, एक पॉलिटिशियन, एक क्रिकेटर और एक बॉलीवुड एक्टर, ये 3 होते थे। अब तो मतलब कितने ये जो बड़े स्टार्स जैसे धर्म जी की हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि यार जब कोई जवानी की उनकी फिल्म देखते हैं तो लगता है इतना खूबसूरत आदमी, इनकी लाइफ कैसी होती थी? मजेदार। ये कैसे मतलब आजकल के जैसे हीरो हैं, आजकल तो नहीं घूम पाते ना सर, आजकल तो प्रॉब्लम क्या है ना भारती, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ सिनेमा को लेके, बातें करता हूँ, फिर मैं अक्सर कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ जो बाद में आके अरे ये क्यों बोला तूने, अरे काट देना। हीरो नहीं है आज की डेट में, लीड्स है। कल अगर हम दोनों को लेके कोई फिल्म बना दे, हम दोनों को लेकर, तो हम लीड बनेंगे उस फिल्म के, जैसे बहुत सारी फिल्में, लेकिन हम हीरो नहीं है। हीरो होता है, हीरो बहुत कम होते हैं। जो पहले हीरोज थे अब लीड है। अब कोई भी पिक्चर कर सकता है, कोई भी कहानी हो सकती है। आप कैसे दिखते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बिहेव करते हो, आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है, आप नॉर्मल आदमी बने हो, आप कोई भी कॉमन आदमी बने हो, आप लीड हो उस पिक्चर के। वेब सीरीज कर लो, आप कोई टीवी फिल्म कर लो, आप कोई टीवी सीरियल कर लो, एक छोटे बजट की पिक्चर, मैं लीड हूं उस पिक्चर में। बट अगर वो बोले कि मैं हीरो हूं, बट क्योंकि हीरो के जो मायने होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। हीरो के मायने अब खाली साउथ में बचे हैं, इसीलिए उनकी एंट्री धमाकेदार होती है। इसीलिए वो कभी भी फिल्म में ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते हैं जो गलत होगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो हीरो है। हीरो सब सही करता है। सही बात है। वो एंड में तो कुछ भी करके मतलब गाड़ियां उड़ा देगा, लेकिन एंड में बिल्ली बचा लेगा। हीरो। इसीलिए तो बोलते थे वर्ड, कभी भी आज तक वर्ड नहीं सुना हमने सुपर लीड, हमने हमेशा वर्ड सुना सुपर हीरो। यस, तो हीरो बहुत कम बचे हैं हमारे पास, लीड्स बहुत है। सही बोल रहे हो, ये सच है। तो धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, ये सारे लोग ये हीरो थे। भले वो अलग पिक्चरों में कभी ना कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर ले या कोई ऑफ बीट कैरेक्टर कर ले, वो पिक्चर शायद नहीं भी चलती थी, बट इनकी जो छवि थी, ये लोग हीरो थे एंड दे वर क्राउड पुलर्स। मतलब आज तो सर क्या होता है ना कि सब दिखते रहते हैं ना आज, मतलब शाहरुख खान, सलमान खान इंस्टाग्राम पे हमको दिखते रहते हैं, तो हमारे लिए ऑब्वियसली स्टार तो स्टार ही होते हैं। लेकिन वो दौर में ना महीने में एक बार एक मैगजीन का आना, उस मैगजीन में वो फोटो का आना और वो फोटो देखना, तो लोगों के लिए जब सेलिब्रिटी को देखना वो कितनी बड़ी बात होती थी। तो उस दौर में सेलिब्रिटीज की लाइफ बड़ी अलग होती थी ना, मतलब जहां तक हम आज के सेलिब्रिटी देखते हैं बहुत सोच समझ के, मतलब कि 2 चीज कंसिस्टेंट रही है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में स्पेशली 2 चीज। एक, ऐसा कोई दौर नहीं रहा है बॉलीवुड में जहां लोग नहीं बोलते थे अब सिनेमा खत्म हो गया है। हाँ तभी बोलते थे। हाँ तभी बोलते थे। 70s में तब बोलते थे जब इमरजेंसी लग गया था और फिल्मों पर डिक्टेट आ रहा था कि एक्शन आपका सिर्फ 1 मिनट का हो सकता है, वायलेंस नहीं दिखा सकते, विलन को अगर है, विलन मर नहीं सकता है, विलन को जेल जाना पड़ेगा। शोले का एंडिंग रीशूट हुआ था ना, ये इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे। शोले का ओरिजिनल एंडिंग अभी आप जाके यूट्यूब पे डाल दोगे, शोले ओरिजिनल अनकट एंडिंग, जहां पर ठाकुर गब्बर को अपने जूते से रौंगते मार देता है। हाँ। और फिर उसको नेल लगता है ठप करके, ही डाइज फ्रॉम द नेल। गब्बर सिंह मर जाता है, उसके बाद ठाकुर फूट के बच्चों की तरह रोता है। ये ओरिजिनल एंडिंग था, क्योंकि वो शूट हो गया था, वो प्रिंट ओवरसीज चले गया था, लेकिन इंडिया में रीशूट करना पड़ा था उनको। ठाकुर साहब, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून को आप हाथ में नहीं लेते। तो उनको फिर जेल डाला, गब्बर को जेल जाना पड़ा। उसके बाद 80s में आया VHS, VCR, कलर टीवी आया, तो लोग बोला यार अब तो पायरेटेड VHS आ रहे, अब लोग थिएटर नहीं जाएंगे, जो कहीं हद तक सच भी था। थिएटर खाली हो रहे थे, लोग घर पे बैठ के 10 रुपए में वीडियो कैसेट देख लेते थे, पूरा परिवार, और वही 10 रुपए का कैसेट फिर अपने छोटे से फुनाई का एक सस्ता प्लेयर आता था, VCP बोलते थे उसको, उसमें रिकॉर्ड करके अपने फिर घुमाते थे पूरी बिल्डिंग में। करेक्ट। ओके, सभी लोग बोलते होंगे। 90s में आ गया सैटेलाइट टेलीविजन, जी टीवी आ गया, स्टार टीवी आ गया, सोनी टीवी आ गया, सैटेलाइट। अरे यार इतने क्या पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है, अभी तो घर बैठे बैठे टीवी शोज देख रहे हैं। वहां से तो पैदा हुआ साजिद खान, होस्ट एंड दोस्त साजिद खान। तो ये वो तब बोलते थे कि यार टीवी पे पिक्चर है। करेक्ट है, 2000 में यूट्यूब आ गया। सो माय पॉइंट इज अभी OTT आ गया। तो ऐसा कोई दौर नहीं रहा है जहां लोगों ने नहीं बोला कि यार अब फिल्में नहीं चलेंगी, अब फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई है। सच्चाई ये है कि यार इट इज अ लूजर्स लाइन। आप ऐसी फिल्म बनाओ जो पब्लिक को देखनी है, आप ये मत बनाओ कि मुझे पब्लिक को ये दिखानी है। सही बात है। मैं जब भी फिल्में बनाता हूं या लिखता हूं, भले वो चले ना चले, अपना पैसा रिकवर कर लेती है वो फिल्में, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू।
कि दिस इज अ फिल्म आई वुड लाइक टू सी एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इन द थिएटर, मजा आने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, पिछले 5-10 सालों में बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, एक राउंड टेबल इंटरव्यूज चाहिए, कोई कांस में जाके अवार्ड मिले ना मिले वहां पे दिखना है, लेट्स टॉक सिनेमा। सिनेमा इज नथिंग बट एंटरटेनमेंट यार। आज तुम लोग के ये शो पे इतने सारे व्यूज क्यों आते हैं? तुम लोग थोड़ी ना जिंदगी चेंज करने का फलसफा दिखा रहे हो, या हम तो बस वो इंसान है। हमारे लिए तो इतना था कि भाई अगर हम घर पे बैठे होते तो यही बात होती, तो ऑडियंस को ना वो फील देना है कि वो भी हमारे साथ बैठे हुए और बात कर रहे हैं। इतना मजा आ रहा है। मेरे को एक और चीज पूछनी है सर, आप तो कब से देख रहे हैं जितने भी सुपरस्टार्स थे, ये आजकल तो जितने भी हीरोज हैं जिम जाते वो तो दिख जाता, पहले वाले हीरोज जिम 6 पैक वाला मैंने कोई हीरो नहीं देखे थे। बट अभी भी नहीं समझ रही भारती, हीरोज को बॉडी की जरूरत ही नहीं थी, वो हीरो ही होते थे। विनोद खन्ना को देख ले, कहां बॉडी थी, अमिताभ बच्चन की कहां बॉडी थी, बट उनकी आंखों में जो एंगर आता था ना, फुल पावर आता था। एक्शन इज इन द आईज नॉट इन द थाइज, यू नो, इट्स नॉट इन द बॉडी। एक्शन, धर्मजी थे जो बॉडी बिल्डिंग थोड़ी बहुत करते थे, दारा सिंह तो हमारे थे। उसके बाद जो क्रेज आया था बॉडी बिल्डिंग का, वो क्रेज सलमान खान लाया था। सलमान भाई ने जो क्रेज लाया था तो जिम में संजय दत्त, उन्होंने जो टेम्पलेट सेट किया था कि यार अब हीरो अगर बनना है तो 6 पैक एब्स होने चाहिए, बॉडी ऐसी। अब लगता है 6 पैक वाला हीरो। करेक्ट। वो जो मैंने प्यार किया जो एक पोस्टर आया था जिसमें सलमान ऐसे खड़ा है और बेयर बॉडी, और भाग्यश्री ऐसे पैरों के पास ऐसे खड़ी है, मैंने प्यार किया का पहला पोस्टर था कभी। तो लोग तभी बोलते थे यार पेट पे ऐसे बिस्किट्स कैसे यार ये, सबको लगता चमड़ा पहनता है क्या बोलते थे। हाँ मैं मैं छोटा था, एक छोटी बच्ची, अरे वो तो चमड़ा पहनता है, तो मतलब आप समझे वो सब सोचते थे लोग। अच्छा, बट सी ही डिड नॉट बिकम अ हीरो बिकॉज़ द 6 पैक्स। सही बोले, हीरो है, हीरो बिकॉज़ द 6 पैक्स। और अभी तो क्या है, कॉमन बात हो गई है, जिसको देखो 6 पैक लेके घूम रहा है, तो मतलब वो तो अभी मैंडेटरी हो गया है। बट मेरे हिसाब से अब फॉर एग्जाम्पल यू सी, चलो भले रणबीर कपूर ने एनिमल में वर्कआउट करके बॉडी बनाई है, बट अगर नहीं भी बना तो कुर्ते और लुंगी में फाइट कर रहा है ना, तो ऐसा लगता है फाइट कर सकता है ना। सही बोला सर, सही बोले। इंटेंसिटी आईज में होनी चाहिए। यस, तब तो 6 पैक दिख नहीं रहे, क्योंकि बॉडी तो रणबीर कपूर की जैसी थी, उससे भी बहुत बेहतर बॉडी एग्जिस्ट करती होगी। गदर 2 जो सनी पाजी की जो बॉडी है वो देसी बॉडी है, कौन सी 6 पैक वाली बॉडी है। बट सनी पाजी जब मारते हैं तो वो लगता है कि 1 to 1 कनेक्ट हो रहा है ना, जो गुस्से में मारते हैं। अच्छा एक और चीज तुम लोग नोटिस करना, सनी पाजी की फाइट्स में ना, आफ्टर घायल 1990 जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, उसके बाद से बहुत कम बार उनकी फाइट्स में कोई पंच खाते हैं। अच्छा, कोई भी फाइट देख लो आप, पाजी मारते हैं, बहुत कम खाते हैं, और खाते भी तो ऐसे। हाँ। अच्छा, ये मतलब ये बहुत डीप बात है, पता है ये, मतलब यूजुअली एक आदमी बोलेगा कि यार मैं, हाँ ये सीन है ना, बताओ क्या है, लेकिन एक उसके भी और अंदर है कि नहीं यार मैं हीरो हूं, ये मैं खाता हूं, अच्छा ही लगूंगा। और नहीं खाते, नहीं, ज्यादा करके 90% उनकी फाइट्स में वो ही मारते हैं। अरे ही 67 नाउ, लुक एट हिम। अरे ऐसे क्या कर रही है? 1983 50 मैंने अभी उनको देखा, अभी तो मिली थी मैं उनको। यार क्या खाते हैं, क्या करते हैं? तुझे पता है ना यार, अगर जाट हिट हो गई तो 1983 15 अगस्त को बेताब आई थी, यानी कि 42 इयर्स तक एक आदमी लीड हीरो है। हीरो ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है, शायद क्लिंट ईस्टवुड के साथ हुआ है, बट वो फिर भी हीरो नहीं है। हाँ, करेक्ट। वो अभी तो मतलब किशमिश की तरह हो गया है वो क्लिंट ईस्टवुड साहब, बट ही इज स्टिल अ फिल्म मेकर एंड ही इज अ कैरेक्टर इन हिज फिल्म्स। ही इज अबाउट 96-97 years old, बट 42 इयर्स तक एक आदमी हीरो है, जो धर्मजी के साथ भी ऑलमोस्ट हो गया था। धर्मजी ऑलमोस्ट को 35 इयर्स तक हीरो थे। हीरो, लड़की और लड़के का बाप नहीं, किसी का चाचा नहीं, हाँ हीरो का दोस्त नहीं, कोई अंकल नहीं, कोई फादर फिगर नहीं, कोई एंड में अमीर जो निकलता वो नहीं, हीरो। तो अगर ये पाजी विल पुल इट ऑफ ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और लगते हैं हीरो आज भी यार, बहुत बड़ी। क्या करते हो कि मतलब? कुछ नहीं है, डिसिप्लिन की लाइफ है यार इनकी, सबकी डिसिप्लिन की लाइफ है, इन सबकी डिसिप्लिन। कैसे उठ जाते होंगे सर सुबह जल्दी? नहीं उठते हैं यार। ये रीलें देखते होंगे? हाँ, ये भी देख के रीलें देखते होंगे हमारी तरह, 2-2.5 घंटे वेस्ट करते होंगे। धर्म साहब भी है, ऐसा हो गया है ना, एक टाइम पे एक पिक्चर या कोई चीज 2.5 घंटे आपको चिपकाने के लिए बहुत
ग्रिपिंग स्टोरी, अच्छा डायरेक्शन, अच्छी एक्टिंग, कितनी चीजें लगती है। आज वो 1 मिनट की रील में ही आदमी 2-2.5 घंटे यूज कर लेता और ये रील की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन बहुत टूटते जा रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए सिनेमा तक लाने को लोगों को आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि बड़ी हो या छोटी, करेक्ट करेक्ट कुछ करेक्ट। ऐसी हो जो थोड़ा सा आई कैचिंग हो, थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग और थोड़ा यार ये मजा आएगा, ये देखना है। वो ट्रेलर पे डिपेंड करता है, सही बोले। आपका ट्रेलर कैसा है। और अभी तो बेस्ट टाइम है। अभी लोग बोले ना क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, और आपको ये लगता है कि रिलेटेबल होने के चक्कर में हम कंफ्यूज हो गए हैं? क्योंकि अभी क्या होता है ना, एक मैं कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने वो बहुत एम्फोसाइज किया था रिलेटेबिलिटी पे, कि भाई अब आप एक कंटेंट से रिलेट करते हो, मैं दूसरे कंटेंट से रिलेट करता हूँ, तो इस चक्कर में मैं जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो बना रहा हूँ जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कंटेंट कंफ्यूज हो रहा है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई प्रोफेसर साहब बैठे हैं यहाँ पे जो पूरा ज्ञान दे। नहीं, हम और आप प्रोफेसर ही, हम गांव के बच्चे हैं जिन्होंने वीसीआर पे फिल्में देखी 4। गांव के खेत में खेती बाड़ी करता था। ऐसा नहीं है मेरे भाई, तू जो कंटेंट की बात कर रहा है जिससे तू रिलेट करता है वो तू बनाता है जी, लेकिन तू वो क्यों बना रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तूने उस कंटेंट से पहले रिलेट किया होगा एज अ व्यूअर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में ये हाल है, और ओटीटी पे भी ज्यादा करके जी जी, कि फिल्म्स एंड टीवी एंड ओटीटी इज बीइंग मेड बाय लॉट्स ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू सी। Got it? अग्रीड। ये सच है। करेक्ट। इसीलिए फट करके फ्लॉप होती पिक्चर, टीआरपी आती नहीं है। अरे कितना 40 करोड़ डूबा, इसका 20 करोड़ डूबा, अरे पिक्चर आ गई, आके चली भी गई, किसी को पता भी नहीं चला। रिलेटेबिलिटी ऑडियंस की है ही नहीं, क्योंकि उनकी रिलेटेबिलिटी एज एन ऑडियंस नहीं है। बहुत सिंपल है यार, 2 + 2 = 4, इट कैन नेवर बी 3, इट कैन नेवर बी 5 अनलेस अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म थी 2 और 2 5। क्योंकि उसमें भी उन लोग बोलते हैं हम वो हैं जो 2 और 2 5 बनाते हैं, हम तिगड़मबाजी करते हैं। करेक्ट। तो सच्चाई ये है कि 2 and 2 = 4, और 4 का मतलब ये है कि आप, ये तो ब्लैक है, ये तो व्हाइट है, ये ग्रीन नहीं है, ये येलो नहीं है, ये ब्लू नहीं है, इट्स इधर ब्लैक और इट्स इधर व्हाइट। या तो पिक्चर चलेगी या तो पिक्चर नहीं चलेगी। सिनेमा जाता कौन है? एक शब्द आता है सिने गोअर्स। हम सिने गोअर है, भले कुछ भी हो जाए, हम सिनेमा हर हफ्ते जाते ही हैं। महीने में 2 बार 3 बार तो सिनेमा जाते ही हैं। बचपन में ज्यादा जाते थे क्योंकि खाली दूरदर्शन का टीवी था और सिनेमा था। करेक्ट है। अब इतनी सारी और चीजें आ गई है करने को, पार्टीज आ गई हैं, सोशल इवेंट्स आ गए हैं, घर पे बैठ के आप फोन पे कोई टीवी शो देख सकते हो, इंस्टाग्राम को आप कर सकते हो, तुम्हारा शो देख सकते हो, फारा का कुकिंग वाला शो देख सकते हो, वो भी बहुत क्रेजी है। हाँ, तो आप सिनेमा कब जाओगे? लेकिन सिनेगोअर सिनेमा जाता ही है, और वो तादाद कभी कम नहीं होती है। वो कभी कभी कम हो जाती है जब वो बोलता है यार नहीं यार, ये पिक्चर मेरे को सिनेमा देखने लायक नहीं लग रही, मैं इसको ओटीटी पे देख लूंगा। और वो आदत कहां से आई? वो कोविड से आई वो आदत। ओटीटी ने जब कोविड पे डालना शुरू कर दिया फिल्में, करेक्ट, अब सिनेमा में आ ही नहीं रही थी, और आप कुछ ऐसी फिल्में देख रहे थे, बोले थैंक गॉड ये सिनेमा में नहीं है, तो डिजास्टर होती। यस यस, मैंने खुद की 2-3 बार थैंक गॉड थिएटर में नहीं आई तो फ्लॉप हो जाती पिक्चर। अब उन्होंने बोला है कि यार 35-40 डेज के अंदर हमको 1.5 महीने में आपको कोई भी बड़ी रिलीज हो हम ओटीटी पे डालेंगे। तो माइंडसेट ऑडियंस का पिछले 2 सालों में क्या हो गया कि यार मल्टीप्लेक्स में जाएंगे 4 लोग, 5-6 हजार रुपए खर्चे हो जाएंगे, 1.5 महीना रुक जाते, घर पे देख लेंगे ना। आ जाएगी ओटीटी में। सही बोले, सही बोले। और इस वजह से ही बहुत 80% आदमी नहीं जा रहा है। अग्रीड, क्योंकि आदमी को लगता है ठीक है ना, उधर देख ही लूंगा। और कोई एक साल में एक आध ऐसी पिक्चर आती है जिसकी हाइप ही इतनी बन जाए, पुष्पा 2 फॉर एग्जांपल, कि भाई अब जाना पड़ेगा, देखेगा तुमने, देखेगा भाई जाके, आज तुम सब जा रहे हो ना, चलो मैं भी चलता हूँ, तो फिर वो फेस्टिवल बन जाता है। करेक्ट। जो आरआरआर के साथ हुआ, जो गदर 2 के साथ हुआ, एनिमल के साथ हुआ, पठान, जवान, इनके साथ ये फिल्मों ने 500 करोड़ कैसे क्रॉस किया। अभी नई चीज चालू होगी फिल्म इंडस्ट्री में, फीडिंग होती है। फीडिंग का मतलब टिकटें खरीदते हैं। हाँ, ये भी हमने सुना हुआ है। कौन खरीदेगा टिकटें? प्रोड्यूसर, हाँ, एक्टर फिर बांटेंगे लोगों में। नहीं भी बांटेंगे तो कलेक्शन में तो आ गया ना। बट वो इतना, बट मेरे को समझ नहीं, इतना पैसा कोई कैसे क्यों वेस्ट करेगा अपना? नहीं, वेस्ट नहीं होता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये बाबा आदम के जमाने से चलते आ रहा है, 70s 80s। हाँ, तभी भी करते थे। तभी भी 8 हफ्ते में पिक्चर उतरने वाली होती तो फीडिंग करा के उसको सिल्वर जुबली तक लेके जाते थे। प्रेस्टीज होता था, हमको अवार्ड फंक्शन करना है। अरे भाई, हमारी लास्ट 3 पिक्चरें हिट थी, तो चौथी और 5वीं भी हिट होनी चाहिए ना, अवार्ड फंक्शन पे ट्रॉफी तो घर पे आनी चाहिए ऑफिस में। तो ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं BUS, बम्स ऑन सीट्स।
ओके और ये फीडिंग का चक्कर कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। बट डिपेंड करता है आप कितना फीड कर रहे हो। आप 100 करोड़ की पिक्चर में 10 करोड़ फीड करो तो भी 90 आया, पिक्चर तो हिट है। सही बोले। लेकिन आप 20 करोड़ की कलेक्शन को अगर आप 60 करोड़ दिखा रहे हो तो वो अलग बात है। तो माय पॉइंट इज उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑडियंस आप फीडिंग करो नहीं करो, ऑडियंस अगर पिक्चर अच्छी लगती है तो 2 बार 3 बार देखते ही नहीं। देखेगी। करेक्ट। और अभी जो है ना वो क्लेंजिंग प्रोसेस हो रहा है, ये अच्छा। बहुत अच्छी बात है। जो असली फिल्म मेकर्स है, जो ऑडियंस को समझते हैं, जो ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते हैं, मैं कुछ नाम नहीं लूंगा लेकिन वो हैंडफुल ऑफ फिल्म मेकर्स है, अब वही टिकेंगे। ये मेरा ये मानना है। क्या बात। ये सच है, ये सच है। क्योंकि going to a cinema has now become an experience which is expensive. You will like to reserve it for a film you want to see. हाँ सही बात है, सही बात है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जाके पहले की तरह 100-200 में जाके देख सकता, अभी भी 100-200 में देख सकता है। वो सिनेमा अलग है। वो गेटी गैलेक्सी में अभी भी 150-200 की टिकट मिलती है। अच्छा। हाँ, मैं देखो भाई, मैं मल्टीप्लेक्सेस के खिलाफ नहीं हूँ कि आप 2000 की टिकट क्यों बेच रहे हो। अब मत खरीदो। इतनी महंगी जगह पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, पैसा तो कमाएगा ही। एक प्लेन में 3 क्लास होते हैं ना, डेस्टिनेशन वही है, बैठे वही है, खाना वही खा रहे हैं, छोटी सीट है, आगे थोड़ी बड़ी और आगे एक कैबिन है। लेकिन वो 5 लाख की टिकट है, वो 3 लाख की टिकट, ये 1 लाख की टिकट है प्लेन में। करेक्ट। डेस्टिनेशन वही है, एयरपोर्ट पे वही, लैंड करने वाले अगर क्रैश होगा तो सभी मरने वाले। तो बोलता हूँ कि इकोनॉमी वाले शायद बच भी जाते हैं। कोई भी प्लेन ऐसे क्रैश नहीं होता, ऐसे क्रैश होता है। बिजनेस वाले गए पहले। अबे प्लेन अगर गिरेगा ऐसे गिरेगा ना, सामने ना, हेड ऑन ना, नोज। इसलिए ऐसे क्यों नहीं सर? अब कौन सा प्लेन ऐसे कौन सा डंडा है क्या? पूछ पे बैठो भाई। तो ज्यादा से ज्यादा पीछे के 6-7 रो वाले जो है हाथ वाथ टूट गया है, बाकी सब मर गए। हाँ यार, उनके ऊपर गिरे। मजाक कर रहा है, ऐसा कभी आया नहीं टाइम यार, गॉड ब्लेस यार। लेकिन सर ये जो आपका शो है हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, ये आप कहाँ करने वाले हैं? हम अगर देखना चाहिए, ऑडियंस अगर देखना चाहे तो ये पहला शो जो अभी हम लोग ने मुंबई में किया था लास्ट मंथ, वो उसी दिन देखो हमने तो डेट लॉक कर दी थी कि वो एंड्रूज कॉलेज में डेट मिल गई थी। हमको क्या मालूम था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल उसी दिन होगा। अच्छा। और सेम टाइम पे होगा। फॉर्चुनेटली टिकट्स हमारी बिक गई थी। बट ये शो जो है ये हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। मैं अब्रॉड में टूर कर रहा हूँ। एंड ऑफ मे आई एम गोइंग टू यूएस ऑल्सो इन जून जुलाई। तो ये शो की खास बात ये है कि ये वन मैन आर्मी में अकेला हूँ। इट्स अ स्टैंड अप कॉमेडी शो और नॉन ऑफेंसिव है, कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है इसमें। और मैं सिर्फ फिल्मों की बातें कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से डाल रहा हूँ। शो का नाम है हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड एंड हिज स्टोरी ऑफ बॉलीवुड। कि बहुत सारी जगहों पे मैं था, मैंने बचपन से कितने सारे इंसिडेंट्स देखे, अपनी आंखों से देखे। मैंने कितने सारे ट्रायल्स में कितने एक्टर्स के झगड़े देखे बचपन। हाँ बचपन में मैं तो मतलब कैसे होते थे ये वाले? अरे कमाल के झगड़े होते थे, गाली गलौज वाले होते थे, हंसी बिना गाली गलौज की झगड़ा ही नहीं होता। मुझे लगा कि शायद पहले वाले थोड़े, पहले वाले बाबूजी ऐसे मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ कमरे में। अरे इधर तो माँ ऐसा वाला, ऐसे नहीं, बल्कि पहले जो झगड़े होते थे वो थोड़े और अनफिल्टर्ड होते थे, क्योंकि किसी के पास स्मार्टफोन और कैमरा नहीं होता था। अरे यार मैं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि पहले तो किसी एक्टर की गाड़ी को पीछे से ठोक भी दिया सिग्नल में तो एक्टर उतरता था, लोग अरे एक्टर है, और वो जाके झापड़ वापड़ मार देता था। हाँ, सामने वाला खुश हो जाता था यार। संजीव कुमार रजा मुराद साहब का कोई इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि अपने जो जानी वाले जो सुपरस्टार राजकुमार साहब पर केस था, उन्होंने किसी को मार दिया था। इट वाज मतलब, और वो ऑब्वियसली बट वो सेल्फ डिफेंस में मारा, सेल्फ डिफेंस में। बट आप देखो पर राजकुमार साहब की खास बात ये थी कि राजकुमार साहब अगर तुम दोनों के साथ मुझे देखना है तो इधर देख के बात करते थे। क्या बात कर रहे हो? कोई भी फिल्म उठा लो, आफ्टर द 75-76 के बाद राजकुमार साहब बहुत रेयरली एक्टर को देते थे लुक। अरे यार हम तुमसे बात कर रहे हैं, अरे मैं इधर हूँ। राजकुमार साहब सर, मैंने जितनी भी उनकी बातें सुनी है ना, मतलब मैंने एक ही ऐसा एक्टर सुना है कि जिनकी धाक थी, बिना कोई ऐसी हरकत किए धाक थी। मतलब अगर यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो इज्जत में सब साइलेंस, ये वो, ऐसी इज्जत सच में इस लेवल का था। ऑफ कोर्स, मैं तो उनको पर्सनली कभी मिला नहीं और कभी देखा भी नहीं मैंने पर्सनली, बट उनके इतने सारे किस्से सुने थे। सर कुछ किस्से। कुर्बानी फिल्म जिसमें जीनत अमान इतनी बड़ी सुपरस्टार थी और तब तक सुपरस्टार हो गई थी जीनत अमान। कुर्बानी फिल्म में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में, उसके प्रीमियर पे राजकुमार साहब ने जीनत अमान को बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिल्मों में क्यों नहीं काम करती? जो कि उसी की फिल्म थी।
क्या बात है यार, इतने सरकाज़म, और ये बहुत तगड़ा, उनको पता ही होगा ऑब्वियसली अंदर से। शायद नहीं भी पता हो, ये राजकुमार। ओ वो अंदाज भी एक चीज होता था ना। प्रॉब्लम है कि वो लोग मसालेदार लोग थे यार, मसालेदार लोग थे। आज के आज किस एकदम सब एकदम ब्लैंड हो गए। वीगन दम, आज हम में दम नहीं है। नमक एकदम निकल गया, मसाला निकल गया। भले हम किसी को नहीं जानते ना, तब भी हम ये नहीं बोल सकते। जैसे नहीं बोल सकते। उनका ऐसा होता था, जैसे उन्होंने कहीं, मैंने किसी हमारे एक डायरेक्टर है, उन्होंने बोला था, उन्होंने किसी बहुत बड़े स्टार को बोला था, आपका ये कोट बहुत अच्छा है, जरा कपड़ा बताइए कहाँ से लिया है, हमको हमारे घर के पर्दे करेक्ट है। बोला वाह कैसा। और ये बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार को बोला था, भी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर बट बहुत सुपरस्टार को बोल दिया था ऐसा। समय समाप्ति की घोषणा। अरे हम कुछ कह थोड़े। ऑडियंस को वही तो पसंद आता था भारती, उनका ये पागलपन, ये एक्सेंट्रिसिटी, ये डायलॉग बाजी, ये अंदाज, ये स्टाइल, ऑडियंस को वही तो मजा लगता था। मैं ना लहरे करके एक यूट्यूब चैनल है, लहरे नेटवर्क, उनके पास पुराने अरे लहरे तो मस्त, माइंड ब्लोइंग है। मैं उनमें एक राजकुमार साहब का इंटरव्यू देख रहा था। हम यहाँ पे नहीं रुकते, हम अशोका में रुकते हैं क्योंकि हमको आसमान देखने का शौक है, यहाँ छोटे छोटे कमरे, मतलब आपसे अब जब बात करते हैं ना, होटल, हाँ कोई होटल की बात कर रहे हैं, बट जब वो बात कर रहे हैं ना तो वो लगता है कि हाँ यार ये ऐसा है कि नहीं। बट वो शुरू से अमीर थे। ये ही वाज अ पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। और पहले बहुत साधारण एक्टर थे, मतलब ही वाज अ वेरी स्ट्रेट एक्टर। वो वक्त पिक्चर आई थी आई थिंक 1965 या 66 में, मल्टी स्टारर फिल्म यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी। ये ओ मेरी जोहरत, वही वाली जो कहता मैं अपने बेटे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वक्त फिर तो वक्त में उनका जो डायलॉग था, चिनाई सेठ जिन ये चाकू बराबर रखो, बच्चों के खेलने का नहीं, वो डायलॉग जो उनके होते थे, वहां से उनका डायलॉग बाजी का सिलसिला शुरू हुआ था। हाँ उनको लगा ये चलता है, ये फुल एक्सपेक्टेड दैट। जबकि उन्होंने कुछ बड़े सीरियस रोल्स भी किए थे। एक फिल्म आई थी, एक फिल्म की स्टोरी सुन, एक नई पहेली। हाँ। डिजास्टर फ्लॉप थी। अच्छा। पर इसका स्टोरी का कॉन्सेप्ट इतना यूनिक था। राजकुमार, उनके बेटे कमल हसन, ओ बाप बेटे की जमती नहीं है, एडुकेटेड दोनों, अमीर आदमी। बेटा घर छोड़ के चले जाता है, बेटा शहर में दूसरी जगह काम करता है। बेटे का प्यार हो जाता है एक औरत से जो उससे उम्र में थोड़ी बड़ी है, हेमा मालिनी, करेक्ट है, जो संगीत करती है और वो संगीतकार है बेटा। तो उनका लव अफेयर शुरू हो जाता है। अब वो बोलती तू मुझसे उम्र में छोटा है। यहां पर जो बॉस है राजकुमार अपने ऑफिस में जाता है, वो अपनी सेक्रेटरी से प्यार कर बैठता है जो उनसे उम्र में आधी है, पद्मिनी कोल्हापुरी। इनकी लव स्टोरी सेकंड हाफ में पता चल जाता है, क्लाइमैक्स है जो पिक्चर का, कि ये दोनों बाप बेटे और वो दोनों माँ बेटी है। अरे माँ कसम, अरे बाप रे बाप। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट फिल्म, बट और ओपन एंडिंग है पिक्चर की। अच्छा, इसीलिए एंड में क्वेश्चन मार्क, एक नहीं पहले आप क्या करते हैं। एंड में चारों जन कमरे में बैठे, राजकुमार बोलता है अगर हम इनसे शादी कर लें तो तुम हमारे जो बेटे हमारे ससुर बन जाओगे। अब फैसला ये करना है कि आशीर्वाद कौन किससे लेगा। ये डायलॉग है। हाँ हाँ हाँ, माँ कसम। इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट फिल्म, एक नहीं पहली। वाओ। हाँ यार इतनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बनी है और हमको पता नहीं, कहीं ना कहीं कहाँ मिल सकती है ऐसी पिक्चर है। यूट्यूब पे है। यूट्यूब तो भंडार है यार। यूट्यूब पे कितनी फिल्में मिलती, क्या क्या नहीं मिलता यूट्यूब पे यार। आपके बारे में हमने इतना ऐसा सुना हुआ है कि आपको जो फिल्मों की जो नॉलेज, जैसा भी आपने, जैसे एक नई पहेली, वन लाइन के साथ, डायरेक्टर के साथ, रिलीज डेट के साथ, आपको मैक्सिमम पिक्चरों का पता है। सबका पता है मोर और लेस, क्योंकि बचपन से और कुछ किया नहीं है। इसी में थीसिस की यही। कृष्णा भाई ने भी एक बार बोला था और बहुत लोगों ने बोला यार ये मैंने बोला, क्योंकि मेरे को ना एक टाइम पे ऐसा था कि मैंने ना फिल्में देखी नहीं थी और मुझे जानना था कि इतनी हजारों फिल्मों में से कौन सी देखूं। तो मैं सबको पूछता था, मैं कहा भाई कोई पुरानी पिक्चर बताओ ना 60s की, और मैं एरा पकड़ता था कि अभी मैं ब्लैक एंड व्हाइट देखूंगा, 70s 80s, सो दैट पता चले कि किस जॉन की फिल्में बनती है। तो लोगों ने बहुत बार आपका नाम लिया, बोले भाई एक ही आदमी है, बोले मैं कौन, साजिद खान, बोले उस आदमी को हर चीज पता। तू पूछ 60s की कौन सी 5 हिट फिल्में। मेरे से भी ऐसे घाज लोग, दिग्गज लोग हैं जो हिस्टोरियंस भी हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी हर जो फिल्म थिएटर में देखी सारी टिकटें कलेक्ट करके रखी आज तक। मैं कलेक्टर हूँ। मेरा जो बेडरूम है वो बेडरूम भी एक सिनेमा ही है। मैं सिनेमा के अंदर रहता हूँ। मैं इसीलिए शादी नहीं की मैंने आज तक। कैसे बेडरूम, कैसे सिनेमा सर, कैसे बनाया है? पूरा मैंने वो थोड़ा सा बनाया, मतलब मैं
मैं एक और बात बोलूंगा हाँ, भारती, तुम लोग हंसना नहीं प्लीज। नहीं नहीं हंसेंगे सर, तो बचपन से मेरे को भूत का बहुत डर लगता है। मिलाओ सर हाथ। हाँ, मैं कभी भी कोई भी शोज के लिए भी जाता हूँ, शूटिंग्स के लिए भी जाता हूँ कहीं पे ना, फिर होटल में रहना होता है ना, तो या तो मेरा बॉय रहता है रूम में, या तो फिर 1 AD लड़का रहता है मेरे साथ रूम में, या फिर मैं लाइट चालू करके सोता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे साथ भी मेरी बाल वाली रहती। मेरे घर पे मेरे एक आदत मैंने डाल दी है हमेशा से कि मैं एक फिल्म लगाता हूँ टीवी पे, स्क्रीन पे नहीं, टीवी पे फिल्म लगाता हूँ, उसका वॉल्यूम एकदम कम कर देता हूँ, उतना कम करता हूँ जितना मेरे को सुनाई में दे सकता है, और फिर मैं सो जाता हूँ और पिक्चर पीछे चलती रहती है, और वो लूप पे लगा देता हूँ मैं 8 घंटे के टाइमर पे। तो 2-3 बार वो पिक्चर चलेगी, कभी 6 घंटे की नींद मिलती, कभी 7 घंटे की, कभी 5 घंटे की, कभी 8 घंटे की। तो मुझे ऐसा लगता है मेंटली ना, अब मैं नहीं पिक्चर मैं सिंगल स्क्रीन में बैठ के सो रहा हूँ। अच्छा, और कान में चलता रहता है, बिकॉज मैं कई बार कान में ना कुछ पॉडकास्ट वॉडकास्ट लगा के सो जाता हूँ ना, तो चलता रहता है, आप नींद में सुन रहे होते हो। नहीं हाँ, पर वो हेडफोन उतरा होता है और पीठ पे होता है मेरी, इधर मेरे चल रहा होता है, मैं कहती क्या है, देखो इसने ऑन किया होता है। ये ट्राई कर कभी, ये ट्राई कर। हाँ, मेरी एक फिल्म थी हम शक्ल, वो तो लाउड भी देख ले, ऐसी नींद आएगी। सर आप सच में भूत से डरते हो? एक्सपीरियंस है कभी शूटिंग वूटिंग के दौरान? नहीं, आपको कभी फील हुआ है? एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट बचपन से, मतलब क्योंकि मैं इतना विजुअल इंसान और इतना विविड इमेजिनेशन है मेरा कि जेन्युइन। और अब तो फिल्म इंडस्ट्री में सबको पता है, 2-3 लोग हैं जो बहुत डरते हैं भूत से, तो उनमें से मैं हूं कि मैं अकेला नहीं रह सकता रूम में, और रहूंगा तो पूरी सारी लाइट चालू करके रहूंगा, टीवी चालू रहेगा, और 4-5 बजे तक भी नींद नहीं आएगी मुझे, जबकि सुबह 9 बजे शूटिंग है। अरे माँ कसम। हाँ, कितनी बार तो भारतीय शोज के बाद, अरे हम लोग जब गए थे शोज, तो मेरा दोस्त था मेरे साथ। हाँ, अरे उसको लेके आया था मैं शो के लिए लंदन में। हाँ, लेस्टर में। हाँ। अच्छा, सिर्फ डर के लिए लाए? हाँ, नहीं वो तो हम लोग घूम रहे थे, लेकिन हम लोग रूम शेयर कर रहे थे। बाप रे, फिर वो शादीशुदा आदमी है, उसके बच्चे हैं। लग रहा था बीवी कह रही हो कि अलग कमरे में रहो आप क्या? हाँ, और लोगों को भी थोड़ी अजीब लग रहा था कि 3 बजे साजिद खान किसी होटल में एक अनजान मर्द के साथ रूम में जा रहा है। बर्गर लेके हाथ में। बर्गर लेके जा रहा है। हाँ, अरे यार सर, एक और चीज पूछनी है, वो कौन से हीरो थे जिनकी गाड़ी जो लड़कियां होती पप्पियां कर करके? राजेश खन्ना साहब। ये सच बात है? ये सच बात है। मैं तो तभी आई थिंक अब मैं 1 या 2 साल का होऊंगा, बट मैं जो मैंने सुना है उनके बारे में, और बड़े क्रेडिबल सोर्सेस से सुना है कि राजेश खन्ना जैसी सुपरस्टारडम बहुत, मतलब शायद अमिताभ बच्चन साहब ने देखी है, शायद वो भी शायद हो। माय गॉड, मन्नत के बाहर लोग खड़े होते हैं, जो सलमान भाई के बाहर खड़े होते हैं संडे को, जो हाँ, घर के बाहर जो दर्शन होते हैं, वो कंबाइन अगर आप कर दो तो उससे डबल पब्लिक, स्पेशली लड़कियां राजेश खन्ना साहब के बाहर कांटो रोड पे खड़ी रहती। उस टाइम पे सर, जहाँ पे लड़कियां थोड़ी शर्माती थी, खुल के बाहर नहीं आती थी, कुछ लड़कियां तो उनकी गाड़ी पे चढ़ जाती थी, उनकी गाड़ियों की पप्पी लेती थी, कहीं गलती से उनकी गाड़ी पार्क्ड होती थी, कुछ लड़कियां जाके टायर को चाटती थी। ये सच है। तेरी गाड़ी कहाँ लगी है? क्या करती है आपकी बेटी? क्या करती है जी? बीकॉम कर रही है। अच्छा जी, क्या अभी कहाँ गई है? स्पेयर टाइम में स्पेयर टायर चाट के आ जाएगी। वो इस वक्त वो सारी लड़कियां बुढ़ी आंटी हो गई होंगी, और अभी वो माला कर रही होगी, ये साजिद क्या बोल रहा है। वो ताकि वही होगी आंटी पप्पी। इट वॉज अ गुड ईयर। मुझे MRF कर दो, माफ कर दो। देखिए, मैं सुना राजेश खन्ना साहब पार्टी बहुत करते थे। सब करते थे तभी पार्टी ना यार। पार्टीज तो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मैंने सुना संजीव कुमार साहब रोज पार्टी करते थे सुबह 6 बजे तक। सभी करते थे तभी यार, तभी इसीलिए सी द सैडनेस ऑफ संजीव कुमार साहब इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स। लेट 40s में गुजर गए। इतनी यंग सर, सो सैड। अमजद खान साहब लेट 40s में गुजर गए। वो लोग ने क्या है ना, स्टारडम को अपना इस तरह से कि यार हम इंडिस्ट्रक्टिबल है, पियो ऐश करो खाओ जियो लाइफ, रॉक स्टार बोलते हैं जिनको, सब रॉक स्टार थे वो। तो मतलब बाद में कुछ बीमारियों के बाद और कुछ हॉस्पिटल के टेंशन के बाद कुछ एक्टर्स ने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। यस यस, जो आई थिंक वन ऑफ द फ्यू पीपल जो अभी भी इतने हेल्थ कॉन्शियस है, समवन लाइक अ सनी देओल, समवन लाइक एन अनिल कपूर। अदरवाइज आप संजू का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कितनी बार हॉस्पिटल जा चुका है वो। सही बोले। उनका उस वक्त एक लंग कोलैप्स हो गया था 82-83 में। यस यस यस, हाँ, मैं अभी कुछ देख रही थी ना, तो न्यूज में ही है। हाँ, तो वो लोग रॉकस्टार लाइफ जीते थे, और अब आगे का सोचते नहीं थे। और सच बात ये है कि कहीं ना कहीं यार हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, हम कितना भी कर दे कि यार हम जानते हैं ऑडियंस को और हम पहचानते हैं, अल्टीमेटली इट्स लक। अगर आपकी लक होगी आपकी फिल्म चलेगी, अगर आपकी लक होगी तो आप
प्लेन क्रैश को सर्वाइव कर दोगे और बाथरूम में नहाते नहाते मर जाओगे। सही बोले, करेक्ट, किस्मत है। ग्रेट, किस्मत है, किस्मत है, करेक्ट। इट्स दैट, यू नो। मेरा कोई फ्रेंड था, अपनी बीवी बच्चों के साथ फुकेत गया था 2 हफ्ते पहले। ही वाज सपोज्ड टू गो टू अदर प्लेसेस जहां पे अर्थक्वेक हुआ था, वहां नहीं गया। वो फ्लाइट की बुकिंग नहीं मिल रही थी उनको, 2 दिन बाद की मिल रही थी। नेक्स्ट डे अर्थक्वेक हुआ वहां पे। तो इट्स लक। बच गया, लक है, मैं बोल रहा हूँ, लक है, सही बोल रहे हो, लक है। लक है। तो उनको ऐसा ही लगता था कि यार हम आए हैं, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है हमको, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, शोहरत दी है, पैसा दिया है, किस्मत ही होगी। सही बात है, सही बात है। और कभी कभी किस्मत से उनकी बुरी फिल्में भी चल जाती थी। बाद में जब अच्छी फिल्में भी नहीं चलने लगी तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार किस्मत नहीं हो सकती, समवेयर इट्स गॉट टू डू विद हार्ड वर्क आल्सो। मेहनत भी करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो बहुत एक्टर्स को डिसिप्लिन तभी नहीं था। मैं तो बोलूं आज की डेट में भी डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? मतलब आपको टाइम पे सोना और नशे ना करना, पार्टी वार्टी ना करना, काम करना। यार ऐसे कैसे पार्टी क्यों? तो वैसे ही नहीं करने चाहिए ना यार, नशे तो वैसे ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि सक्सेस भी एक नशा ही है, हैप्पीनेस भी एक नशा ही है, घर गृहस्थी चलाना भी एक नशा है। आप जिस दिन अपना खुद का घर खरीदते हो, आप जिस दिन अपने बच्चे की स्कूल फीस देते हो, आपका बच्चा जब कभी स्कूल में अगर आप अच्छे ग्रेड्स लाता है, वो भी एक नशा है। वो भी एक बहुत बड़ा नशा है। सही बात है, मेरे हिसाब से वो लाइफ का बेस्ट नशा है। अग्रीड। बट सर आप हैप्पी हो कि आप बॉलीवुड को इतना जानते हो? नहीं, मैं और कुछ जानता नहीं हूँ भारती में, और कुछ। बट आपको अच्छा लगता है कि आपने शुरू से यही जाना है और अभी भी यही कर रहे हो? हाँ, बट मैं अभी मुझे और कुछ आता नहीं बट सर एक बात बताओ, ये हम तो जब जैसे मैं फिल्म मेकर बनाना 2007 में, तब मैंने उससे पहले जिंदगी में 1 सेकंड के लिए भी किसी को असिस्ट नहीं किया था। क्या बात कर रहे हो? नहीं किया था, असिस्ट नहीं किया कभी नहीं। उससे पहले मैंने हे बेबी से पहले मैंने 2003 में एक छोटी शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था डरना जरूरी है। हाँ। जिसमें मनोज पावा था, 6 स्टोरीज थी। यस। जिसमें ग्रेवयार्ड क्रॉस करके मनोज पावा जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आई थिंक वो YouTube पे अवेलेबल है, देख लो। पहली वाली स्टोरी मेरी है वो ग्रेवयार्ड। और सर मैंने देखी हुई लड़की रास्ते में मिलती है जो, हाँ वही वाली ना? चुड़ैल। हाँ, कहती मुझे यहाँ भूतों से डर लगता है, इसीलिए तो मैंने बनाई थी वो। तो आपने डायरेक्ट की? मतलब आप थे उस शूटिंग में दौरान? मैंने डायरेक्ट की। तो क्यों बनाई? और मैं थोड़ा सा हॉलीवुड स्टाइल शूट करना चाहता था, तो मैंने अपने 2 असिस्टेंट मिले थे मुझे राम गोपाल वर्मा के ऑफिस से कि आपके 2 असिस्टेंट है, 4 दिन का शूट है, आपको 4 दिन में करना है। मैंने 3.5 दिन में खत्म कर दी थी। 6-7 लाख रुपए में बना दी थी पिक्चर, जिसमें से लाख रुपए तो उस वक्त मनोज लेके गया था। मैंने तो फ्री में की थी, मुझे ब्रेक मिल गया था टू एज अ डायरेक्टर राइटर। 15 मिनट की स्टोरी थी जो एडिट करके कुछ 12-12.5 मिनट में बना दी थी मैंने। तो जब मैं बैठा और मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मुझे आता है डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन देखा है, सुना है, पढ़ा है, डीवीडी से कमेंट्री सुनी है, फिल्मों की मेकिंग्स देखी, वो सब किया है, बट प्रैक्टिकल कभी किया नहीं है। और मेरी सिस्टर है फारा खान, जिन्होंने हजारों गाने कोरियोग्राफ किए एज अ स्टोरी टेलर। शी इज द मास्टर टेक्नीशियन। कभी उनको पूछा नहीं मैंने कि ये शॉट कैसे लिया, ये एडिट कैसे किया, ये मैंने कभी पूछा नहीं। ईगो था ना, ईगो था। वो अमिताभ बच्चन, वो शशि कपूर थी दीवार की, मैं अमिताभ बच्चन था। अल्टीमेटली गोली वही मुझे मारने वाली। क्योंकि जो इन फिल्मों का मैं मजाक उड़ाता था उस वक्त, वही फिल्मों की टेक्नीशियंस के साथ वो काम करती थी, वही एक्टर्स के साथ काम करती थी, और फिर घर आके मेरे से झगड़ा करती थी कि यार तू ये फिल्म का क्यों मजाक उड़ा रहा है यार, आई एम शूटिंग अ सॉन्ग विद देम टुमारो यार। तो ऐसे फारा हमारे रास्ते अलग है। अच्छा ऐसे होता था? आप लोग बहुत झगड़े होते रहते थे। बट कौन से भाई बहन के झगड़े नहीं बट ये बात तो सही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने वो कैमरा में देखे हुए। मैंने अपने दोस्त सुजॉय घोष को बुलाया था, जो ने तभी एक फिल्म बना रहा था झंकार बीट्स। उसको मैं चाचा बोलता था। चाचा इसलिए क्योंकि हम दोनों हाफ टिकट फिल्म के फैन थे, जिसमें किशोर कुमार और प्राण एक दूसरे को देखकर चाचा चाचा। तो हम लोग, तो मैंने सुजॉय को बोला, सुजॉय मेरी स्टोरी में, अरे तू डायरेक्ट करेगा, तू तो होस्ट है, तो साजिद खान है यार। ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, शॉर्ट डिवीजन कैसे करूं। तो सुजॉय घोष ने मुझे शॉर्ट डिवीजन सिखाया पेपर पे, कि तेरे को शॉर्ट कैसा लेना है, क्या करना है, ये ट्रॉली से करना है, तेरे को ऊपर से क्रेन से आना है, तेरे को यहाँ से लेफ्ट, आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो मेरे हिसाब से he'll come and he'll walk till here, okay you need this। तो ऐसे पूरा शॉर्ट डिवीजन मेरे को सिखाया उसने। वाह। 1 घंटे में बैठ जाए बच्चे को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करे। और डायरेक्शन के पहले आप 1 दिन पहले 1 दिन पहले। तो इसके बाद तो फिर आई थिंक सीखते गए। आई थिंक कोई भी डायरेक्टर अगर बोले कि मैं मास्टर डायरेक्टर हूँ, वो झूठ बोल रहा है। आई थिंक हर डायरेक्टर कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही होता है। आपका हे बेबी फिल्म मैंने देखी ना, इतनी कमाल, इतनी कमाल, इतनी अच्छी फिल्म ना। वो डायपर का सीन पहले फरदीन पे था, मालूम है ना? हाँ। फिर चेंज कैसे हुआ?
तो वो सीन हमेशा लिखा गया था कि यार फरदीन जो एकदम स्टाइलिश है, फरदीन उसके हो गए आएंगे। Oh my God, no, what the hell, man, फरदीन के ऊपर आएगा। तो वहां तक नरेशन तक तो ठीक था। तो सुबह हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, आज वो डायपर वाला सीन है, वो कैम्बलिन का थोड़ा पेंट डालेंगे, थोड़ा पूरा मुंह पे पेंट करें। साजिद, I can't do this. फरदीन, why? No, I'm not, it's a baby shit, man. I can't do it. साजिद, no, man. तो अक्षय बाजू हटते, मेरे पे डालते, मेरे पे डालते। अरे वाह, कसम। तो हम लोग ने अक्षय पे डाला, वो पहले जाता है फरदीन फरदीन ऐसे करता है, फिर इधर देखता है एव करता है और अक्षय के ऊपर है, और अक्षय बोलता है शिट, इतना बोला था। लेकिन जब ये डायपर ने उसके फेस को कवर किया था ना, तो डबिंग में अक्षय ने जो बोला था, रितेश और मैं 5-5 दिन तक हंस हंस के गिर जाते थे। वो तो सेंसर से पहले मैंने वो निकाल दिया था जो उसने बोला था। क्या हो रहा? जब वो डायपर नीचे आता तो डबिंग में उसने था मटर वाले चावल। अरे यार, सच्ची अक्षय इज वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल एवर। क्या बात है यार। उसका जो टाइमिंग है कॉमेडी का, माय गॉड। ये पता, ये राइटर लिख नहीं सकता कभी, ये एक्टर के अंदर की शरारत होती है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मतलब ये जो मटर वाले चावल। 6 महीने की बच्ची मटर वाले चावल क्यों निकाला? बहुत फनी था सर। पता नहीं, अभी ऐसा लगा कि थोड़ा टेस्ट ना ऑडियंस में टेस्ट ना लगे, मटर वाले चावल। अरे बाप रे। मैं हाउसफुल देखता हूँ सर, वो दोनों ऋषि कपूर साहब, वो पैसा पीछे आना सर, बहुत मतलब क्या होता है ना, कॉमेडी फिल्में एक तो वैसे मेरे को बहुत पसंद है और वैसे बहुत कम बनती है, और उसमें भी आपकी जब आती थी ना तो मेरे को लगता था यार ये देखो अमीरी में कॉमेडी देखने मिल रही है। क्योंकि यूजुअली हम अमीरी में कॉमेडी थोड़ी कम देखते हैं, हेरा फेरी देखते हैं या कोई ऐसी देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी बड़ी जरूरतमंद लोगों के बीच होती है। मालामाल वीकली जैसे। हाँ। मेरा क्या सोचना होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि चल यार रगड़ा पैटीज और पानी पूरी खाते हैं, स्ट्रीट फूड कहाँ पे, मैरियट के कॉफी शॉप में। लेकिन स्ट्रीट फूड वही रहेगा, एम्बियंस अलग रहेगा। हाँ। और आपके सीन देखता हूँ सर मैं, जब नया पाव भाजी है लेकिन वो कटलरी है, वो थोड़ा सा स्टाइलिश है, वो थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल में, लेकिन पाव भाजी खा रहे हैं, तो दोनों को मजा आना चाहिए। फिर हिम्मत वाला बनाई, जो मैंने बोला एक काम करते हैं, स्ट्रीट फूड स्ट्रीट नहीं गटर के अंदर जाके उसको एकदम नीचे लेके मतलब उसके पीछे भी कारण, उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि लोग शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे थे। मेरा ये था कि मैं 80s का टैकी फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है हिम्मत वाला। जो टैकी फिल्म थी, 40 दिन के अंदर बनी थी, टैकीली शॉट थी, लेकिन पिक्चर ब्लॉकबस्टर। और मैं तभी 12-13 साल का था और मैंने 36-27 बार 37 टाइम्स थिएटर में देखी थी। इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ एंड द वर्स्ट, बिकॉज 30 साल बाद मैंने बनाई वो पिक्चर। जीतू जी की थी ना मधुबाला। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगा था लेट मी शूट द फिल्म टैकी, इफ आई शूट इट टैकी इट विल रिमाइंड पीपल ऑफ द 80s। बाद में मैंने रियलाइज किया कि 80s के ज्यादा फैंस नहीं है, फैंस 90s और 70s के। 80s एक ऐसा पीरियड है जो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से एम्बैरेस हो जाते हैं, वो फिल्मों से, वो हेयर स्टाइल से, वो कपड़ों से। अभी आप अपने माँ बाप के फोटोज भी देखो 80s के, क्या पहने हैं कपड़े यार, ये क्या था, यहाँ तक ब्रेक डांस के कपड़े पहने हैं उन्होंने, यहाँ तक मम्मी ने यहाँ बिंदी लगाई हुई है। 70s में उन लोग खुश है, 90s में तो उन लोग कुमार शानू, नदीम शाहवन, वो हीरा, शाहरुख खान, वो हीरा में बहुत खुश है। लेकिन सर आपको बुरा नहीं लगता कि एक तो आपने ये सोच के बनाई कि ये 80s का टैकीनेस है, करेक्ट, और फिर लोग बोलते हैं अरे ये टैकी है, ये तो टैकी है, तो आपको अरे भाई समझो। और मैंने हर सब प्लॉट लिया था सारी फिल्मों का, 70s और 80s का, लॉस्ट एंड फाउंड, उसमें से क्लाइमैक्स में भगवान हीरो की मदद करेगा, शेर आके अभी हिमेश सर ने जो बनाई है वो बट उसने बहुत स्टाइलिशली की। हिमेश ने बहुत स्टाइलिश, और मैंने किसी को बोल भी रहा था कि यार हिमेश तो मेरे भाई जैसा है, तो उसको मैं बोला कि दिस शुड हैव बीन माय मार्केटिंग फॉर हिम्मत वाला। और मैं मान गया हिमेश। लॉजिक ऑप्शनल वो स्टार्टिंग में ही डाल दिया था, बैडएस रवि कुमार। मेरे को बहुत मजा आया बैडएस। मैं तो फैन हूँ बैडएस रवि कुमार का। भारती हिमेश रेशमिया को बहुत कमाल है उनका, तो बहुत क्रेजी है। ये तो चलो हिमेश सर तो पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं यार। अरे यार पैसा तो मतलब मायने रखता ही नहीं आज की डेट में। नहीं रखता सर, लोन पता कितने चल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के पास पैसा ही नहीं है जितना पैसा लोगों के पास आउट ऑफ मुंबई है। सही बोले। टेंशन होती है कि यार पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, इतना जॉबलेसनेस है आज की डेट में। लोग बोलते हैं ना कि यार रिसेशन सा छा गया है फिल्म इंडस्ट्री में। इतने ऑफिसेज में आप जाओ, खाली बैठे हैं,
सब रुके हुए अरे क्या के लिए रुके और हो? आप सोचो ना, एक प्रोड्यूसर का स्टैंडिंग कॉस्ट कितना ज्यादा है, एक ऑफिस को रेंट करने का कॉस्ट, लोगों को संभालने का, पूरा साल 2 साल अगर पिक्चर नहीं है तो 2 साल का जो स्टैंडिंग कॉस्ट है वो इतना ज्यादा होता है कि आदमी की हालत हाँ खराब यार है। सच में। जब पिक्चर चलती है तो हाँ 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट आता भी है। हाँ, इसीलिए आजकल एकदम सेफ प्ले करते हैं। एक्चुअली सच बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में फिल्म मेकर्स बहुत कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। फिल्में कम बन रही है, प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट ज्यादा बन रहे हैं। जब आप फिल्में बनाओगे, ऑडियंस सूंघ लेती है, देख लेती है, फील कर लेती है, उनको फिल्म देखनी है, उनको प्रोजेक्ट नहीं। और मुझे लगता है अच्छी फिल्में, हर तरह की फिल्में आती रहती है, लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड जो मेरे हाथ से निकल गया चांस देखने का। मेरी माँ नेक्स्ट टाइम तू फ्रंट रो में बैठी होगी जहाँ पे भी करूंगा शो। मेरे पास है सर, यूएस का वीजा है, वहां पे कब पहुंच रहा है? जब मैं मुंबई में ही करूंगा। बट आपका अगर यूएस कनाडा में किसी को शो देखना है, अटेंड करना है, तो वो कैसे सर? वो वहाँ पे प्रमोटर्स प्रमोट करेंगे ना वो लोग। तो एक काम करते हैं ना, हम ये इस लिंक के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन आता है, हाँ, उस डिस्क्रिप्शन में अगर हम आपका कॉन्टैक्ट, हाँ तो आपका लिंक डाल देंगे इंस्टाग्राम पे। हाँ, हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड ऑफिशियल। और इंस्टाग्राम पे पेज भी है, आप उस पेज को फॉलो करिए, उसमें सारे चीजें आएंगी। और आई थिंक मेरे को लगता है कि आज के दौर में ना, हम जब स्टैंड अप कॉमेडी के शोज देखने जाते हैं या दिल्लुमिनाटी देखने जाते हैं या बाहर के सब सिंगर रैपर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कल्चर में बहुत मजा आता है। हम भी जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और प्लस स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ अगर आपको बॉलीवुड से प्यार है तो फिर तो 100%। मैं तो ये कहूंगी कि सर, जहां भी साजिद सर का शो हो रहा है, जो बच्चे हैं अपने मम्मी डैडी को अगर टिकट लेके देंगे तो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा उनके लिए। और आप भी साथ में जाइए और देखिए आपके मम्मी डैडी जो ये बोल रहे हैं कितना रिलेट कर रहे हैं। और सर आप हाँ, मानोगे ऐसे कर रहे नहीं, हैं। शायद ये जो ऑडियंस है ना, वो शायद कम है, बट जो हमारे पेरेंट्स की है ना, वो जो देख रही है ना, बस मुझे ये चाहिए कि, और हाईलाइट क्या है इस शो में, मैं भी सरप्राइज हो गया था कि 18-20 साल के बहुत सारे बच्चे आए थे अरे वाह। और उनको वो 30s 40s और 50s का सुनने में मजा आया था। वाह। मैं भी थोड़ा शॉक हो गया। हाउ डिड यू रिलेट टू इट? इससे नहीं, बहुत मजा आ रहा था यार। फर्स्ट स्मूच जो इंडियन सिनेमा में हुआ था वो 19 देविका रानी और हिमांशु रॉय 1933 में हुआ था। फिल्म का नाम था कर्मा और वो स्मूच थी बहुत गर्मा उनके ऊपर लेट के स्मूच कर, सच्ची यूट्यूब पे। अच्छा, फिल्म में? हाँ मतलब वैसे तो होती रहती होंगी अरे बराबर। वैसे तो 1930s में यार, 1930s Black में and भाई। white। सच्ची? हाँ यूट्यूब पे। ब्लैक एंड व्हाइट था ना, अंधेरे में हो गया। नहीं प्रॉपर हुआ। माय गॉड। और रिएक्शन इंडिया का क्या होगा? उस वक्त तो थोड़ा क्या था, न्यूज़पेपर था, अभी तो हमारे घूंघट चल पड़े थे। मीडिया कहाँ था उस वक्त, बट था बवाल तो हो गया था। तो ऐसी ही न जाने कितनी सारी ऐसी इनसाइट्स जो है, जो शायद आपको, शायद क्या 100% आपको कोई AI, चैट जीपीटी, गूगल फूगल कुछ नहीं देगा, बिकॉज ये रियल एक्सपीरियंसेस है और रियल स्टोरीज है, और वो सुनने में बहुत मजा आएगा। कि कौन सा एक्टर किसकी आंखों में नहीं देखता, किसके जूड़े में कितने बाल हैं। और ये और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, मैं दोस्तों जाने से पहले, कि अक्सर क्या होता है ना, बॉलीवुड में, टेलीविजन में सेलिब्रिटीज को पॉडकास्ट के बहुत सारे मौके मिलते हैं जाने के, जबकि टेक्निकली इट्स अ वॉडकास्ट नॉट अ पॉडकास्ट। वीडियो को वॉडकास्ट बोलते हैं। बहुत कम ऐसे वॉडकास्ट और बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जहां पर एक आदमी बिना झिझक के जा सकता है, और वो इन दोनों का शो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि तुम लोगों का जेन्युइनली ना फील गुड शो है। तुम लोग वो इनसाइडर हो मेरी तरह, जो एक्चुअली आउटसाइडर की तरह बात करते हो। मेरे को भी जानना है कि मैं एक्चुअली इनसाइडर हूं बचपन से, लेकिन हमेशा क्योंकि मैं इनसाइडर हूं, आई प्रेफर टू बी एन आउटसाइडर। अग्रीड। तो तुम लोग भी वैसे ही हो। तुम लोग ने बहुत अच्छा किया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ 40 लाख सब्सक्राइबर्स है। हाँ जी, 6 महीने के अंदर तुम लोगों के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स क्रॉस करेंगे। क्या बात है, थैंक यू सर। तुम लोग शोज करते हो ना, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन अब जब भी इंडिया में ये शो हो, हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, आपने जरूर बताना, हम अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, 101%। क्योंकि हम स्माइल वो देखना चाहते हैं ना। नहीं, और जो भी ये देख रहा है, प्लीज जहां भी सर का शो हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स को टिकट गिफ्ट करिए, क्योंकि वो उनके लिए एक एक्सपीरियंस होने वाला है। आप भी आइए, ऐसा नहीं सब आइए। और कॉर्पोरेट इवेंट्स में तो फ्री आएगा। हाँ, अरे कॉर्पोरेट सर, कॉर्पोरेट इवेंट करोगे आप? वो 1.5 घंटे का शो को या तो 1.25 घंटा कर दूंगा या 1 घंटा कर दूंगा। कॉर्पोरेट इवेंट्स की भी बुकिंग आ रही है हम लोगों को। क्या बात है यार। हमारी तरफ से भी अगर आपको बुकिंग करानी है तो भाई नीचे डिटेल में दे देंगे, 10% हमें देके साजिद खान को आप बुक कर सकते हैं अभी इसी वक्त नाउ। थैंक यू सो मच सर, आप आए। हमें लगता नहीं था कि कभी आप आओगे, आप इतने बिजी रहते हो, दिखते कम हो, अपनी दुनिया में रहते हो। जानबूझ के कम दिखता हूं मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कैसी भी हो सेलिब्रिटी, अगर आप
सोशल मीडिया से ज्यादा फायदा तो होता नहीं है, ज्यादा करके नुकसान ही होता है लोगों को। आपको जहाँ पे देखे, अरे मैंने आज उसको देखा, बस उतना होना चाहिए। आप Correct, दिखते correct, नहीं हो correct. फराह मैम, हर जगह दिखती वो है। तो दरवाजे खोल खोल के लोगों के घर कढ़ाइयाँ रख के चल तेल डाल फटाफट। क्या एपिसोड कुकिंग वाला किया हमें भी कुछ अभी हम वापस से चाइनीज करेंगे। खिलाया था, है ना? लेकिन वही है, लेकिन फराह में बड़ी स्वीट। फारा अभी वो फोन डायरेक्टरी के हिसाब से जा रही है और पिन कोड के हिसाब से जा रही है फारा। क्या फास्ट बंदी है, मतलब मैं तो हमेशा उनसे सीखती हूँ छा भाई। चुकी है But यूट्यूब you में know, I फराह tell में। you this, हम दोनों को और कुछ आता नहीं, जैसे तुम दोनों को और कुछ नहीं आता। तुम लोग पति हाँ, पत्नी yes, yes. भाई बहन। करेक्ट। हमको ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट इज एवरीथिंग। एक मिनट भी लोग बोर नहीं होने चाहिए। फिल्मों के थ्रू या जब आपस में खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं ना, तो अभी और क्या बोले जिससे सामने वाले का मनोरंजन हो। हम लोग का ये थॉट प्रोसेस है बचपन से। नहीं, और बहुत एंटरटेनिंग हुआ आप लोग की जोड़ी, तो बहुत बट एंटरटेनिंग एक प्रॉमिस तो जरूर आपको करना पड़ेगा। आप जैसे अपने शो से फ्री हो जाए थोड़ा सा, आपको और फराह मैम को एक साथ हमने बिठाना है, हमें लड़ाई देखनी है। अरे यार तू मत पूछ यार। मैं तो एक सेकंड ना, ठहर 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 ठहर। तू अपना हाथ दे, हाथ दे। इधर 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 ये गोला। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाय मैं समझ गई। ये कॉलेज में फारा का मेरे साथ झगड़ा हुआ था 90s में। उसने वो फ्राइंग पैन से टांग करके सर पे मारा था। आज तक गोला, ये देख। हे देखा तूने? भगवान। हाँ, और मैं 10 सेकंड के लिए गजनी हो गया था, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। हाय यार, वो खून औरत जो निकला अपने हुआ। भाई को अरे टंग करके फ्राइंग पैन से टांग करके मारा था ऐसे सर पे। फराह थैंक में। गॉड याददाश्त फिल्मों में ही जाती है, असल में नहीं गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम चाहेंगे सर लाइव हम देखें एक बार फ्राइपिन वाला। 100%। तो फराह मैम आप जरूर आना। थैंक यू सो मच सर, आप आए, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा मुझे दुख है कि वो हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड का शो मेरे हाथ से निकल गया। अभी नेक्स्ट टाइम हम 100% कुछ भी होगा, फोन उठाना। आना, फोन आना, नंबर ये कर ले। मैं आना है सर। मैं अपना तो नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा लगेगा, लेकिन इसका टी शर्ट उतार के आपको दूर से हिला के मैं बताऊंगी सर आ गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गाइस। देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।